जब हम लोग फर्स्ट जॉब लगती है ना, आजकल आई थिंक जो आपका पैकेज लगता है वो ऑलमोस्ट 30-40 के आसपास का लगता है, राइट। बट मैं एक कभी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। जो मेरा इनिशियली पैकेज था वो काफी कम था। सो मैं हमेशा ये था कि भाई ठीक है, जितने पैसे आ रहे हैं वो बेटर है। आफ्टर दैट मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन के अंदर जब मुझे 2-3 साल वीडियोस बनाते हो गए थे, अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे। देन मुझे किसी ने मेल करा कि आपकी वीडियोस देख के मेरी जॉब लगी है। सो वो मेरे लिए एक अच्छा मोटिवेशन भी था। कभी भी कोई भी एचआर कभी स्टूडेंट को बिना वजह मना नहीं कर सकता। एक एचआर तभी मना करता है जब उसका पे स्केल मैच नहीं करता। मैं एक हमेशा एवरेज स्टूडेंट था। मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं टॉपर्स के अंदर या फिर जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा था। बट येस, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपको धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं। हर किसी का मेंटल लेवल, आईक्यू लेवल सेम नहीं होता। किसी स्टूडेंट को एक चीज़ समझने के अंदर 30 मिनट लगते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि एक टॉपिक या फिर एक फीचर समझने में 30 मिनट लगते हैं, किसी को 45 मिनट लगते हैं, किसी को 1 आवर लगता है। बट हाँ, ये डेफिनेटली कि उसको समझ चीज़ आ जाएगी एक टाइम के बाद में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द फाइंडिंग मोर पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ अनिल सिद्धू सर जुड़े हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल कोड स्टेप बाय स्टेप के ऑनर है। इस चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस अवेलेबल रहती है एंड और भी डिटेल में अनिल सर के बारे में बताया जाए तो ये एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर ओरेकल में वर्क करते हैं। ये एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस एपिसोड में हमें आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय वसंत, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। ऑब्वियसली देखो, मैं यूजली जो भी कंटेंट बनाता हूँ सो ऑब्वियसली दैट इज ऑलवेज फॉर स्टूडेंट्स, ओके सर। और आई एम ऑल्सो हैप्पी टू ओके कनेक्ट सर, विद यू। या थैंक यू सर। सर तो प्लीज बताइए कोड स्टेप बाय स्टेप है क्या? यार एक्चुअली मैं हिस्ट्री से इसको बताना स्टार्ट करना चाहूँगा। सो 2015 के आसपास जब एक्चुअली मेरी जॉब लगी थी, राइट। सो मैं 2014 पास आउट हूँ एंड 2015 के स्टार्टिंग के अंदर मेरी जॉब लग गई थी। सो उस टाइम पे क्या होता था ना कि यूट्यूब वगैरह के ऊपर इतने चैनल्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे स्पेसिफिकली फॉर ट्यूटोरियल्स एंड ऑल, ठीक है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह आ गए थे बिकॉज 4G उस टाइम आ गया था। सो दैट टाइम आई थॉट कि यार एक स्पेसिफिक चैनल भी होना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करवाए फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उस टाइम पे कुछ चैनल्स थे जो इंडिया के मार्केट से नहीं थे, फॉरेन से थे, इंग्लिश के अंदर से। तो मुझे लगा यार ठीक है, एक अपना एक देसी लैंग्वेज के अंदर एक इंडियन चैनल होना चाहिए। सो उस टाइम पे मैंने एक हिंदी लैंग्वेज के अंदर कोडिंग का चैनल स्टार्ट करा था। बट दैट टाइम एक्चुअली हुआ क्या था कि ऑब्वियसली मैं फ्रेशर था, तो मुझे कुछ अपना पढ़ना भी होता था ऑब्वियसली, बिकॉज जब हम लोग फ्रेशर होते हैं ना तो हम लोगों को पढ़ना भी होता है जॉब के साथ साथ, बिकॉज जो हमारे पास डेली टास्क होते हैं हम इतना क्विक नहीं होते कि उसी टाइम पे हम लोग कोड वगैरह कर पाएँ। सो पढ़ना भी होता था। तो जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियोज आते थे वो इतने फ्रेक्वेंट नहीं होते थे। सो अप्रोक्सीमेटली एक वीक के अंदर एक वीडियो आता था या फिर 2 वीक्स के अंदर एक वीडियो आता था। बट 2018 के बाद मैं रेगुलर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था एंड तब मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलना स्टार्ट हुआ था। और तब कुछ कुछ मेरे पास पोस्ट के अंदर कमेंट्स भी आते थे या फिर वीडियोस के अंदर कमेंट भी आते थे कि ठीक है, हम लोगों को आपकी वीडियोस की हेल्प से जॉब लग रही है या फिर आपकी वीडियोस से काफ़ी हेल्प मिल रही है जॉब के अंदर, इंटरव्यूज़ क्रैक करने के अंदर। सो जैसे जैसे मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आता गया, सो उस तरीके से मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन आता गया कि ठीक है यार, लोगों की हेल्प हो रही है, स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है, सो मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। सो या दैट्स ऑल। सर तो आपने जैसे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तो सर आपकी टारगेट ऑडियंस क्या थी और आपके वीडियोस के थ्रू उनको, मतलब आपके ऑडियंस को क्या नॉलेज मिलती थी या कैसे वो आपके वीडियोस के थ्रू हेल्प लेते थे? या देखो, मेरी टारगेट ऑडियंस हमेशा वो रहती थी जो प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं, राइट। देखो, कॉलेज के अंदर भी या फिर अगर हम लोग बोले इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग हम लोग हर जगह पे कर लेते हैं। कॉलेज के अंदर भी बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं, ठीक ठाक टीचर भी होते हैं, अच्छे टीचर भी होते हैं, हर तरह के टीचर्स होते हैं। सेम इंस्टीट्यूट्स वगैरह के अंदर भी होते हैं, राइट। बट
एक्चुअली मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता था जो ऐसी प्रोग्रामिंग देखना चाहते हैं जो एक्चुअली प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज होती है, कंपनीज के अंदर यूज होती है, राइट। सो मैं उनको टारगेट करना चाहता था और इसके अंदर मुझे आई गेस काफ़ी सक्सेस भी मिली है। बिकॉज जब हम लोग एक इंस्टीट्यूट या फिर एक टीचर से पढ़ते हैं ना, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, बट उन लोगों को शायद एक लिमिटेड नॉलेज ही होती है कंपनीज के अंदर क्या कोडिंग होती है, फिर कंपनी के अंदर क्या इन्वायरमेंट होता है। सो उसको मैं अचीव भी कर पाया और मैं काफ़ी हेल्प तक लोगों को डिलीवर भी कर पाया, एंड दैट वाज माय एक्चुअली टारगेट ऑडियंस। सर जैसे कि आप वीडियोस जो बनाते हैं सर, वो बिगनर्स के लिए भी होता है और एक्सपीरियंस जो डेवलपर्स हैं उनके लिए भी होता है, तो सर आप दोनों के लिए वीडियोस कैसे मतलब डिजाइन करते हैं कि दोनों ही एक ही वीडियो में समझ जाए? बसंत, एक्चुअली ना जब हम लोग कभी मैं एक कोर्स को टारगेट करता हूँ, एक्चुअली मैं कभी एक किसी स्टूडेंट को या फिर एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस को टारगेट नहीं करता, मैं मोस्टली एक कोर्स को टारगेट करता हूँ। अच्छा। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जाओगे या फिर आपने और डेफिनेटली आपने विजिट भी करा होगा यस सर। कि मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट यस बनाता हूँ, यस सर। अप्रोक्सीमेटली 50 या फिर 60-70 एक वीडियो होती है। सो मैं उसके अंदर ना जीरो से स्टार्ट करता हूँ। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि जो सामने वाला पर्सन है उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है प्रोग्रामिंग का, और अगर उसको आइडिया है तो एक लिमिटेड आइडिया ही है, राइट। अगर वो एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली वो वीडियोस नहीं देखेगा। सो मैं हमेशा इस तरीके से टारगेट करता हूँ कि वो जीरो से स्टार्ट करे, आफ्टर दैट जितनी उसको नॉलेज है उसको भी ऑब्वियसली वो यूटिलाइज कर पाए, बट डेफिनेटली जितना मैं मेरा खुद का बेस्ट दे पाता हूँ मैं उसका बेस्ट देता हूँ। और बिगनर से स्टार्ट करके एवरेज स्टूडेंट एंड जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं उन तक भी मैं पहुंचा पाता हूँ। सो मेरा जो टारगेट होता है वो बेसिकली कोर्स रिलेटेड होता है, ना कि किसी स्टूडेंट या फिर एक एक्सपीरियंस डेवलपर रिलेटेड होता है। अच्छा, तो सर जैसे कि बच्चों के मन में भी जैसे कोडिंग को लेकर करके एक फियर सा बना रहता है, मतलब डर सा बना रहता है कि कोडिंग है कैसे करेंगे, तो सर आप उन फियर को कैसे हटाते हो सर? मतलब आपके वीडियोस के थ्रू आप क्या चीज़ उसमें एक्सप्लेन करते हो जिससे बच्चों का जो फियर है ये हट जाए, डर हट जाए, डर खत्म खत्म हो जाए कोडिंग को लेकर के? बसंत, देखो जब मैं कॉलेज के अंदर था अच्छा मैंने पहले डिप्लोमा करा, शायद मैंने आपको ये पॉइंट बताया नहीं। सो पहले मैंने डिप्लोमा करा था पॉलिटेक, आफ्टर दैट मैंने बीटेक करा था। तो ऑलमोस्ट जो मेरी इंजीनियरिंग थी 10th के बाद स्टार्ट हो गई थी और 6 ईयर तक चली थी। 10th के बाद 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा एंड 3 इयर्स ऑफ बीटेक। सो मैं एक हमेशा एवरेज स्टूडेंट था। मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं टॉपर्स के अंदर या फिर जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा था। बट येस, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपको धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं। सो यही होता है कि आप ठीक है, आपको एक बार एक बार में चीज़ समझ नहीं आ रही, 2 बार में नहीं आ रही, बट धीरे धीरे आपको डेफिनेटली वो चीज़ समझ में आएगी। आप ट्राई करते रहो। हाँ देखो, हर किसी का मेंटल लेवल, आईक्यू लेवल सेम नहीं होता। किसी स्टूडेंट को एक चीज़ समझने के अंदर 30 मिनट लगते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि एक टॉपिक या फिर एक फीचर समझने में 30 मिनट लगते हैं, किसी को 45 मिनट लगते हैं, किसी को 1 आवर लगता है। बट हाँ, ये डेफिनेटली कि उसको समझ चीज़ आ जाएगी एक टाइम के बाद में, राइट। तो मेरा कहना सबसे यही रहेगा कि आप लोग ना प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको एक सेम चीज़ किसी को आधे घंटे में समझ में आ रही है तो मैक्सिमम क्या होगा, आपको 45 मिनट 1 घंटे में समझ में आ जाएगी, बट डेफिनेटली समझ में आएगी। और जब आप उस लेवल के ऊपर पहुंच गए ना तो आपका माइंड इतना ब्रॉड हो जाएगा कि आप लोग ना धीरे धीरे चीज़ों को ईजिली ग्रैब करना स्टार्ट कर दोगे। और जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखना स्टार्ट करोगे, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, जिनका थोड़ा माइंड ज़्यादा शार्प था फिर इंटेलिजेंट था, उस लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे। डिमोटिवेट नहीं होना। एक चीज़ ये भी बोलते हैं ना कि हमेशा मोटिवेटेड रहो। मैं थोड़ा आपको बस इस लाइन को थोड़ा ना मॉडिफाई करना चाहूँगा। मैं ये बोलूँगा कि मोटिवेशन एक लिमिटेड टाइम तक रहता है। आप ना डिसिप्लिन रहो, रेगुलर चीज़ों को सीखते रहो। एक टाइम के बाद आप लोग डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव कर पाओगे जो आपको चाहिए। चाहे आप कोई बात नहीं 1 महीने बाद नहीं कर रहे, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद नहीं कर रहे, 2 साल बाद, 3 साल बाद, बट डेफिनेटली उस चीज को अचीव कर पाओगे। बट थोड़ा टाइम दे देना। किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, बट डेफिनेटली आप अचीव कर लोगे। सर तो जैसे जो बच्चों को जैसे कोडिंग तो आती है लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, तो सर मतलब उनको क्या करना चाहिए? देखो, पहले उनको एक जो हम लोग बेसिक कोर्स बनाते हैं, चाहे मैं मेरे चैनल के ऊपर बना रहा हूँ या फिर उनको टीचर्स पढ़ा रहे हैं या उनकी बुक्स के अंदर वो सिलेबस है, उस चीज़ को एक बार के लिए आप कवर करने की कोशिश करो जितना आप कर पाते हो। इतना मत करो कि
खुद को 15-15 घंटे या फिर 12-12 घंटे पुश कर लो, मैं ये नहीं बोल रहा, बट जितना आप नॉर्मल एक जर्नल लाइफ के अंदर कंप्लीट करना चाहते हो उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद में ना आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, छोटे प्रोजेक्ट, मीडियम लेवल प्रोजेक्ट, अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करो। और हो सके तो अगर देखो आज के दिन में ना लिंक्डइन वगैरह की जो साइट्स हैं उनके ऊपर आप अच्छे नेटवर्क बना सकते हो, राइट। अच्छा। सो आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, किसी भी आप एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट में आ जाओ, मे भी हो सकता है आपके वो पर्सन रिलेशन में हो, आपका फ्रेंड हो, आपका सीनियर हो, राइट, या फिर आपने किसी उस तरीके से लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट करा है, उससे कनेक्ट करो, ठीक है, और उसको वो प्रोजेक्ट दिखाओ कि मैंने ये वाली कोडिंग करी है, मैं इसके अंदर क्या कुछ और अच्छा इंप्रूव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वो चीजें शो करो कि मैंने ये चीज बनाई है। जैसे जैसे आप और कोडिंग की प्रैक्टिस करोगे, जैसे आज आप एक प्रोजेक्ट माइनर बनाया फिर मेजर बनाया, आपको खुद से कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप खुद से गुड से बेटर होते जाओगे। सर जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और टूल्स अवेलेबल है मार्केट में अभी कि बच्चे जहाँ पे कोडिंग प्रैक्टिस कर सके। सर आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है जो जहाँ पे कोडिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं? यार देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो बेस्ट चीज होती है ना वो होती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप फॉर एग्जांपल आप रिएक्ट लेते हो, एंगुलर लेते हो, फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ना चाहते हो ना, सो ऑब्वियसली जो उसकी बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन होगी वो उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होंगे। बट हाँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि वो ना थोड़े से फ्रेशर्स या फिर बिगिनर स्टूडेंट के हिसाब से नहीं बनाए होते। तो उसके अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कोड एग्जाम्पलर, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, W3 स्कूल से पढ़ सकते हो, गीक फॉर गीक से पढ़ सकते हो, यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली कोड रन करना है तो अगेन एक बेस्ट चीज ये है कि आप लोग ना उसका IDE, कोड एडिटर वगैरह या फिर कंपाइलर वगैरह अपने लोकल सिस्टम के ऊपर डाउनलोड कर लो। फॉर एग्जांपल आप PHP के अंदर कोड कर रहे हो, पाइथन के अंदर, JS के अंदर कोड कर रहे हो, सो उनको लोकली रन करने की कोशिश करो, राइट। उससे आपका एक ये बेनिफिट होगा कि कोड आपका, आप जो फाइल बनाओगे आपकी लोकली स्टोर हो जाएगी। उसके बाद में आप उसको लोकल सिस्टम के ऊपर आज, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब मर्जी रन कर पाओगे। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं, लोकली थोड़ा इंस्टॉल करने में इशू आ रहा है, तो आप लोग कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में है, जैसे हैकर अर्थ हो गया, वहां पे भी यूज कर सकते हो। W3 स्कूल्स है, वहां पे हर तरह के कंपाइलर नहीं मिलते आपको, बट कुछ कंपाइलर्स वहां भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जो आपको ठीक लगे वो यूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यूज करो, एंड कोड एग्जाम्पलर्स है आप वो यूज कर सकते हो, या सर तो जैसे आप यूट्यूब पे इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो सर आपने जैसे सारे आपके कोर्सेज जो है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है अवेलेबल, तो सर आप यूडेमी और स्केलर जैसे अपने पेड कोर्सेज क्यों नहीं बनाते हैं? यार एक्चुअली इसके 2 रीज़न है। देखो, पहली रीज़न तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2014 के अंदर कॉलेज पास आउट करा था। सो उस टाइम के ऊपर ना मेरे पास पेड कोर्सेज परचेज करने का इतना पैसा नहीं होता था, या फिर मैं इसके लिए कैपेबल नहीं था। सो जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा, सो आई थॉट कि ऑब्वियसली यूट्यूब एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग वीडियोस बना सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। जो ऑब्वियसली अगर मैं कुछ कर रहा हूं, तो अगर मुझे कुछ पैसा चाहिए उसके लिए, सो मुझे एड रिवेन्यू से आ जाता है, ठीक है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, बट जितनी मेहनत करता हूँ, जितना एड रिवेन्यू से आ रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट, राइट। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर मैं किसी पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाऊंगा, तो मुझे लगता है मैं हर किसी तक मेरे ट्यूटोरियल्स नहीं पढ़ा पाऊंगा। जो जॉब करते हैं डेफिनेटली वो उस चीज़ को मे भी परचेज कर पाएंगे, बट जो स्टूडेंट है मे भी वो उस चीज़ को परचेज ना कर पाएं। और मेरा हमेशा मोटिवेशन यही रहता है कि मैं उन लोगों तक ही ट्यूटोरियल्स पहुंचा पाऊँ जो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाएं, राइट। सो दैट्स व्हाई जस्ट वांट टू डू दैट। तो जैसे कि आपका यूट्यूब पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, तो सर इनिशियल स्टेज पे आपने यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया होगा तो आपने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की होगी सर, तो सर उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा एलोबरेट करिएगा। या वसंत, एक्चुअली जब इनिशियली मैंने चैनल स्टार्ट करा था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेटअप। ऑब्वियसली उस टाइम पे पैसा ज़्यादा नहीं था, तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा पैसा लगा पाऊँ, लैपटॉप माइक वगैरह परचेज कर पाऊँ। सो वो डेफिनेटली एक इशू था। और जो मेरे पास लैपटॉप था काफ़ी पुराना था, 2014-15 के आसपास, इतने अच्छे लैपटॉप नहीं आते थे, तो उनके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग का इशू भी होता था। सो उस टाइम में मैं ट्राई करता था कि ठीक है, जो भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं नोटपैड के ऊपर एक्सप्लेन करूँ, बट डेफिनेटली अगर आप बिना ऑडियो के
वीडियोस बना रहे हो तो वो एक अपने आप में चैलेंज होता है, राइट? सो ऑडियंस उसको देखना पसंद नहीं करती। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग, उनको पढ़ना पड़ता है। अगर वो देख के कोई बोल नहीं रहा, उनको देख के ही पढ़ना है, तो उस चीज़ के लिए भी वो हमेशा यही प्रेफर करेंगे। और उनको सुनना पसंद आए, अगर पढ़ना है तो डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ लेंगे। आफ्टर दैट एक्चुअली ये था कि कुछ कंपटीशन भी था। अगर इंडियन चैनल उस टाइम पे ज़्यादा मार्केट के अंदर नहीं थे, तो डेफिनेटली जो फॉरेन के चैनल से जहाँ पे अच्छा इंटरनेट अवेलेबल होता है, अच्छी फैसिलिटीज़ होती थी, सो वो भी मार्केट के अंदर थे। सो वो सेकंड चीज़ थी। और थर्ड जो ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी वो थी टाइमिंग। एक्चुअली मैं जब जॉब करता था, इनिशियल जॉब होती थी, तो पढ़ना भी पड़ता था। और देखो, इस टाइम के ऊपर आके जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, सो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मैं प्रोग्रामिंग को डेली ऑलमोस्ट 7-8 साल से कर रहा हूँ, राइट? तो मुझे इशू नहीं होता। मे बी मैं एक वीडियो बनाने के अंदर 15-20 मिनट या फिर हार्डली अपलोड वगैरह करने के अंदर 1 आवर लूंगा, राइट? बट उस टाइम के अंदर मुझे वीडियो को प्रिपेयर करना पड़ता था, और मैं इस तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करता था कि सामने वाले को आराम से चीज़ों को समझ में भी सामने वाले को आराम से चीज़ें समझ में भी आए। सो मतलब बहुत स्ट्रगलिंग फेज रहा आपका। या कह सकते हो। तो सर कुछ की मोमेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे जर्नी के, यूट्यूब जर्नी के बारे में? यार देखो, ऑब्वियसली जब अगेन एक चीज ना, मैं पॉइंट बार बार यहाँ पे रिपीट होगा, फर्स्ट जॉब। इसका पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली जब हम लोग फर्स्ट जॉब लगती है ना, आजकल आई थिंक जो आपका पैकेज लगता है वो ऑलमोस्ट 30-40 के आसपास का लगता है, राइट? बट मैं एक कभी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। जो मेरा इनिशियली पैकेज था वो काफी कम था। सो मैं हमेशा ये था कि भाई ठीक है, जितने पैसे आ रहे हैं वो बेटर है। सो जो मेरा यूट्यूब का फर्स्ट क्यू मूवमेंट ये था कि जब मुझे YouTube से कुछ अर्निंग स्टार्ट हुई थी, राइट? बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट लिमिटेड थी। सो मेरा फर्स्ट की मोमेंट वो था। आफ्टर दैट जब मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, देन वो आफ्टर दैट मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन के अंदर जब मुझे 2-3 साल वीडियोस बनाते हो गए थे, अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे। देन मुझे किसी ने मेल करा कि आपकी वीडियोस देख के मेरी जॉब लगी है। सो वो मेरे लिए एक अच्छा मोटिवेशन भी था। या एंड वो चीज़ थी। आफ्टर दैट मेरे पास फिर तो एक नॉर्मल सा रूटीन हो गया था। एंड जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, मेरे पास सिल्वर प्ले बटन आया था। सो वो भी एक काइंड ऑफ माइलस्टोन था। एंड कभी कभी मुझे कभी मेट्रो के अंदर या फिर कभी मैं जस्ट कभी मार्केट के अंदर होता, तो कभी मुझे कोई मिल जाता है, कोई स्टूडेंट या कोई व्यूअर मिल जाता है कि आपकी वीडियो देखी। सो उससे भी थोड़ा अच्छा फील होता है। सो दीज आर द ऑल की मोमेंट्स। तो सर जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल, सर जैसे कि सर्च करते हैं हम लोग यूट्यूब पे जैसे कोड स्टेप बाय स्टेप, तो सर हम लोग सिर्फ कोड सर्च करते हैं तो आपका चैनल आ जाता है सर। तो ये सब सर जैसे एसईओ के थ्रू होता है, तो सर आपने एसईओ के लिए क्या कर रखा है, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसमें? देखो, जब हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, यूजली हम लोग 2 चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं किसी भी एक चीज़ के अंदर से। पहली चीज़, हम लोग बेटर क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं। सेकंड चीज़, हम लोग बेटर कीवर्ड्स अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। जब मैं 3rd ईयर के अंदर था, तो मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी करा था। सो उस टाइम से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा था कि कैसे एसईओ काम करती है, कैसे कीवर्ड्स, कैसे डिस्क्रिप्शन काम करता है। सो मैं कभी भी वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं चेक करता हूँ हमेशा कि कौन से कीवर्ड्स प्रॉपरली टारगेट किए जा सकते हैं सर्च इंजन के अंदर, जैसे गूगल हो गया या फिर यूट्यूब के अंदर वो टारगेट किए जा सकते हैं। सो तो थोड़ा बहुत मैं वो कोशिश करने का ट्राई करता हूँ। आफ्टर दैट अगर हम लोग क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, तो यूजली लोग जितना ज़्यादा सर्च करेंगे, पहले वो सर्च करेंगे कोड स्टेप बाय स्टेप। आफ्टर दैट वो कोड स्टेप बाय इतना सर्च करेंगे। आफ्टर दैट कोड स्टेप इतना सर्च करेंगे, तो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो जस्ट वही था कि थोड़ा बहुत फोकस करा, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत मुझे एसईओ का, डिजिटल मार्केटिंग का था मुझे आइडिया। आफ्टर दैट जस्ट मैं क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। सो उससे धीरे धीरे अपने आप यूट्यूब ऑप्टिमाइज करने लगता है। एंड वन मोर थिंग, इसके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क, चाहे वो रिएक्ट हुआ, एंगलर हुआ, नेक्स्ट जेएस हुआ, व्यू जेएस हुआ, पीएचपी वाला रेवल हुआ। सो बिकॉज इतने सारे थोड़े व्यूअर्स आते हैं, सो उससे भी फर्क पड़ता है। खूब सारी वीडियोस हैं, तो उससे भी थोड़ा जल्दी जो एक स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए अचीव हो जाता है। या सर तो जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल जब मोनेटाइज हुआ होगा, तो सर आपको बहुत खुशी हुई होगी उस टाइम पे। सर तो जब या मोनेटाइज हुआ था तो आपको अलग एक्सपीरियंस मिला होगा आपको उससे भी। तो सर उससे आपके चैनल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा सर?
सी जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो उस टाइम के ऊपर ना क्राइटेरिया नहीं था। आजकल एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको चैनल मोनेटाइज करना है तो आपके 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम होना जरूरी है, राइट? अदरवाइज आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। बट जब मैंने चैनल बनाया था उस टाइम पे ये क्राइटेरिया नहीं था। तो जैसे ही मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा, मुझे बहुत माइनर, मतलब उस टाइम पे डॉलर्स के अंदर डॉलर के अंदर मनी नहीं आती थी, सेंट्स के अंदर आती थी। जैसे कि इवन 0.03, 0.05, आफ्टर दैट 0.10, 0.50, इस तरीके से पैसा आना स्टार्ट हुआ था। आफ्टर दैट क्या हुआ कि मेरी फर्स्ट पेमेंट इवन हुई भी नहीं थी, बट एकदम से 2017 के आसपास यूट्यूब ने पॉलिसीज चेंज कर दी थी कि आपको 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम होने आपके जरूरी है। बट उस टाइम पे जो मेरे सब्सक्राइबर थे, वॉच टाइम मेरा कंप्लीटेड था, बट जो मेरे सब्सक्राइबर थे अप्रोक्सीमेटली 950 के आसपास, तो मुझे 500 सब्सक्राइबर ही चाहिए थे। सो एक बार के लिए मेरी 1-2 महीने के लिए मेरे जो मोनेटाइजेशन थी वो रुकी थी। आफ्टर दैट वो मोनेटाइजेशन फिर से स्टार्ट हो गई थी जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए एंड आफ्टर दैट जैसे वो पूरी हुए थोड़ा सा ग्रोथ हुआ था। जो हम लोग 1000 सब्सक्राइबर से पहले जो चैनल के ऊपर व्यूज आते हैं, जो रैंकिंग रहती है, उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया था। जैसे 1000 सब्सक्राइबर शुरू हुए तो उससे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मोनेटाइजेशन या फिर जो पेमेंट थी वो थोड़ी बेटर आने लग गई थी। तो सर आप उन लिसनर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी न्यूली जैसे अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, फर्स्ट थिंग, अगेन मैं वही चीज एक बार मैंने पहले भी रिपीट करी थी अभी, मोटिवेशन अच्छी चीज है, बट मोटिवेशन कई बार टेम्परेरी हो जाता है। जैसे हमने किसी की वीडियो देख ली तो ठीक है, या फिर हमने किसी ने मोटिवेट कर दिया, वो टेम्परेरी होता है। बट बेटर इज कि आप डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन नोट कि आप कॉलेज के अंदर वेल ड्रेस हो के जाओ, किसी कुछ कहना नहीं, वो नहीं। अगर आप डेली 1 घंटा प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो डेली करते रहो। आपको रिजल्ट आज मिल रहा है, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, डजेंट मैटर, बट डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कुछ बेटर कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो ना, आप कंटिन्यू करते रहो उस चीज को, कभी ना कभी आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सर जैसे कि हमने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट किया था, तो सर हमें वहां से पता चला था कि आप ओरेकल में अभी सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहे हैं। तो सर आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिएगा। देखो 2014 के अंदर जब मैंने फर्स्ट 2014 लास्ट आई गेस नवंबर या दिसंबर था, उस टाइम पे मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी। सो इनिशियली बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि पे स्केल कम था। आफ्टर दैट उस टाइम के ऊपर लर्निंग रिसोर्सेज काफी कम होते थे। आई गेस यूडेमी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, यूट्यूब के ऊपर भी लिमिटेड चीजें ही अवेलेबल रहती थी, तभी मैंने स्टार्ट करा था। इंटरनेट का इशू था, तो बहुत सारी चीजें थी। तो इनिशियली फेज के अंदर चीजों नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, इन चीजों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था। बट जैसे ही आपको 6 महीने का 1 साल एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जैसे कि आपको मैनेजर से कैसे डील करना है। देखो, क्लाइंट से डील करना, टेक्नोलॉजी से डील करना एक अलग चीज होती है, बट सबसे प्रॉब्लम होती है कि आपको मैनेजर और लीड से डील करना पड़ता है, राइट? वो छोटी छोटी, बहुत बार अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजर बहुत अच्छा है लक बाय चांस, तो एक अलग चीज है। अगर वो अच्छे नहीं है ना, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वो आने वाली है कि उनसे कैसे डील करना है। और उनके साथ भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। वो आपको बोलेंगे कि यार ये काम ना मुझे चाहिए 2 दिन के अंदर। आप 10 घंटे काम कर रहे हो, 12 घंटे काम कर रहे हो, 15 घंटे काम कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट मुझे चीज चाहिए, राइट? और उस टाइम के ऊपर ना हमें ना बोलने की आदत नहीं होती है। धीरे धीरे आपको पता चलता है कि इंडस्ट्री के अंदर ना आपको ना बोलना भी आना चाहिए, आपको अपोज करना आना चाहिए कि यार ये काम 2 दिन का है ही नहीं, ये काम 5 दिन का है, 10 दिन का है, या फिर कम टाइम का है, जैसे भी जो भी सुटेबल टाइम है आपको वो पता होना चाहिए, राइट? सो बस यही थोड़े एक्सपीरियंस थे मेरी फर्स्ट कंपनी से। आफ्टर दैट जैसे मैं सेकंड कंपनी के अंदर गया, इवन एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट कंपनी के अंदर गया था तो एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी। अगर बड़ी कंपनी होती है तो आपको ना मिलता है कि आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है,
और आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट की केटी दी जाती है, जिसको हम लोग नॉलेज ट्रांसफर बोलते हैं बेसिकली, वो दी जाती है। बट छोटी कंपनी के अंदर बड़ी दिक्कत होती है, पहले दिन से बोल रहे थे ये प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर काम करो, और नहीं हो रहा तो हमें नहीं पता, बट हमें काम चाहिए, राइट। तो उस टाइम के अंदर आपके जो कलीग्स हैं, जो 1-2 साल का उनको एक्सपीरियंस है, वो आपकी हेल्प करते हैं नहीं करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें, और उस टाइम पे ना बड़ी एक चीज रहती है, अभी भी पैसा आना स्टार्ट हुआ है तो कहीं जॉब से ना निकाल दे, राइट। तो बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो इनिशियली जो आपको 6-7 महीने होते हैं वो आपकी काफी स्ट्रगल वाले रहते हैं, अगर आप एक अच्छी कंपनी के अंदर पोस्टेड नहीं हो। अगर आप एक अच्छी कंपनी के अंदर पोस्टेड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी इनिशियली जो फर्स्ट कंपनी थी उसमें दिक्कत आई थी, बट सेकंड कंपनी मेरी बेटर थी, काफी अच्छी थी, और मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह मिली, केटी वगैरह मिली प्रोजेक्ट की, मैं काफी रिलैक्स फील कर रहा था, तो उसके अंदर मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, बाद में आपको आइडिया खुद से लग जाता है कैसे टेक्नोलॉजीज को पढ़ना है। अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क पढ़ना है तो उनमें कभी दिक्कत नहीं आती। यही रहता है। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो ना, तो आपकी भूख भी बढ़ती जाती है कि यार मुझे थोड़ा और पैसा चाहिए, राइट, डेफिनेटली, हाँ, राइट। तो और पैसा चाहिए, इंक्रीमेंट मेरा प्रॉपर होना चाहिए, और मुझे अगर नॉलेज अच्छी है तो डेफिनेटली मेरी रिस्पेक्ट भी करें टीम के अंदर। तो ये चीजें होती हैं धीरे धीरे, और वो टाइम के साथ अगर आप अच्छे हो तो आपको डेफिनेटली मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। सर तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने जैसे अपना इंडस्ट्री में जर्नी सर 2014 से स्टार्ट किया था, तो सर लगभग आपको जैसे 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री में। तो सर आपको पता होगा कि राइट, इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ के बारे में कुछ आइडिया होगा, तो सर वो थोड़ा बताइए। या राइट, देखो वसंत, मेरे हिसाब से 2035 या फिर कह सकते हो 2040 तक इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का ना गोल्डन पीरियड है, राइट। मैं आपको रीजन भी देता हूँ मैं इसको क्यों गोल्डन पीरियड बोल रहा हूँ। या देखो, हम लोग यूजली सर्विस बेस जॉब करते हैं, प्रोडक्ट बेस भी यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, कुछ स्टार्टअप भी हैं, या फिर अगर बात करें जैसे ओरेकल, गूगल वगैरह, प्रोडक्ट बेस भी है डेफिनेटली। बट मोस्टली अगर मैं बात करूँ विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एक्सेंचर वगैरह, सो ये सर्विस बेस यूजली जॉब्स करते हैं, राइट। सो इसके अंदर हम लोग जॉब्स इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हमारी जो करेंसी की वैल्यू है ना, वो एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिकन कंट्रीज से थोड़ी सी कम पड़ती है, राइट। मैं अगर देशी भाषा के अंदर आपको समझाऊं तो एक डॉलर यहाँ पे आके आपको 80 रुपीज का पड़ता है। सो हम काफी कम पे स्केल के ऊपर काम कर लेते हैं एज कंपेयर टू यूरोपियन एंड अमेरिकन कंपनीज, राइट। और मेरे हिसाब से 2035 एंड 14 तक यही रूटीन रहने वाला है। सो तब तक वो हमसे सर्विस लेते रहेंगे, प्रोडक्ट वगैरह हमसे बनवाते रहेंगे, और जो उनकी चाहे छोटी वेबसाइट हो, चाहे बड़ी वेबसाइट हो, चाहे उनके प्रोजेक्ट्स हो, वो हमसे काम करवाते रहेंगे। बिकॉज उनको डेफिनेटली, अगर वो जो बिजनेसमैन है, उनको थोड़ा पैसा सेव करना है, और हमको उससे थोड़ी सी बेटर अर्निंग हो जाती है अगर हम लोग करेंसी वैल्यू की बात करते हैं तो, राइट। सो इसी वजह से आने वाले 15-20 साल तक हमारी आईटी इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली इंडियन आईटी इंडस्ट्री, काफी स्ट्रांग रहने वाली है। यहाँ पे आप एक पॉइंट रख सकते हो कि जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, या फिर एक स्पेसिफिकली कह सकते हो साउथ इंडियन कंट्रीज, राइट, जिसके अंदर कुछ और कंट्रीज भी आ सकती हैं। सो वो भी तो इस कैटेगरी के अंदर आती है, वो भी तो इंडिया की जॉब्स छीन सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि वहां पे इतना आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बेटर नहीं है। इंडिया के अंदर आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेटर है। अगर आप अभी बात करते हो पाकिस्तान की, तो वहां पे 5G इंटरनेट कभी आसपास भी नहीं है, राइट। अगर सेम थिंग बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका के बारे में, या फिर साउथ इंडियन कंट्रीज के बारे में बोलते हो, तो सेम चीज वहां पे है। सो वहां पे अभी अच्छी इंटरनेट स्पीड का इशू है, स्किल सेट का भी इशू है अभी तक, राइट। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट को अगर कंपेयर करें, इंडियन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करें, तो वर्ल्ड के अंदर मे बी वो अच्छी रैंक ना लेके आती हो, बट साउथ इंडिया के अंदर उनकी बेटर रैंकिंग है, और स्किल सेट थोड़ा सा उनका बेटर है। सो अभी तो आने वाले 10, 15, 20 सालों तक जो वो कहते हैं ना कि सर्विस सेक्टर और आईटी वाला जो ताज है, वो इंडिया के ऊपर ही रहने वाला है। धीरे धीरे क्या होगा कि हम लोग बेटर सैलरी की डिमांड करने लग जाएंगे। अगर आज आप बात करते हो चाइना की, सो चाइना एक टाइम के अंदर चीप लेबर था,
राइट। बट आज में उनकी जो लेबर है वो धीरे धीरे एक्सपेंसिव होने लगी है, बिकॉज उन लोगों के पास सैलरी थी एक पॉइंट के ऊपर, बट एवरी ईयर वो 10-12% की डिमांड करते हैं, राइट। बट इंडिया की जो आप बोलो सर्विस सेक्टर बोलो या फिर लेबर स्किल्स बोलो, अभी के लिए थोड़ी सी लो लेवल के ऊपर है, बट आने वाले 15-20 साल के अंदर वो धीरे धीरे 10-10, 15-15% की जो डिमांड करेंगे हाई, तो वो कहीं ना कहीं मैच कर लेंगी यूरोपियन कह सकते हो करेंसी की डिमांड को, राइट। तो उस टाइम पे थोड़ा सा अलग बात है, बट आने वाले 10-15 साल के अंदर इंडिया की आईटी इंडस्ट्री स्टेबल है, खूब पैसा आने वाला है, जितना मर्जी आप अगर चाहो कि जॉब्स वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। या तो सर जैसे आपने बोला 10-15 साल तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब 10-15 साल तक तो आईटी कंपनीज में आराम से जॉब वगैरह मिल सकती है ना सर? हाँ, है ना? जॉब डेफिनेटली मिल सकती है और ग्रोथ भी होती रहेगी। देखो एक टाइम आने के बाद में ना थोड़ी सी ग्रोथ हर चीज के अंदर स्लो हो जाती है। अगर आप नॉट श्योर कि आप कितना इकोनॉमी वगैरह को फॉलो करते हो, सो अगर आप बात करते हो आजकल अमेरिका, हम लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है अमेरिका एक सुपर पावर है, चाइना को भी आजकल लोग सुपर पावर कंसीडर कर रहे हैं। मैं किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट एम नहीं कर रहा, बट जस्ट मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, राइट। सो वहां पे जो ग्रोथ है ना वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो अमेरिका की ग्रोथ है वो 1 या 2 या फिर 3% रह गई है, बट इंडिया की या फिर जो अभी डेवलपिंग नेशन है उनकी ग्रोथ काफी अच्छी है, राइट। तो इसी तरीके से हमारी ग्रोथ बेटर होती रहेगी जब तक हमारी जो करेंसी की वैल्यू है उनकी करेंसी के लेवल में नहीं पहुंच जाती, और उसके पहुंचने के अंदर अभी बहुत ज्यादा टाइम है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक हमारी जॉब की ग्रोथ भी होती रहेगी, जॉब्स भी हम लोगों को मिलती रहेंगी, नो इश्यू। और इवन अगर आप लोग एज अ इंडियन H1B1 वीजा लेके अमेरिका या फिर किसी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाते हो तो वहां पे भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। आपकी सैलरी स्किल अच्छी हो जाएगी, सैलरी आपको डेफिनेटली अच्छी मिलेगी, नो डाउट, बट उनके हिसाब से सैलरी आपकी कमी है, बट आपका जो आप कह सकते हो ना जी कि लाइफस्टाइल है वो बेटर होता रहेगा हमेशा आने वाले 15-20 साल तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सर आप जैसे 8 साल आपको हो गए इंडस्ट्री में काम करते करते सर, तो एज अ एचआर भी कभी आप इंडस्ट्री की तरफ से कॉलेजेस में विजिट किए हैं? देखो मैंने एज अ HR कभी कॉलेज में विजिट नहीं करा, बट यस जब हम लोग प्लेसमेंट के ऊपर आते हैं ना, सो HR हमें डेफिनेटली कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप लोग एक कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो एक ना कॉलेज के अंदर एक मिथ है कि जॉब ना कंप्लीटली डिपेंड होती है HR के ऊपर। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। HR हमेशा देखो ह्यूमन रिसोर्स होता है। अब ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हम लोग सब समझते हैं कि भाई उनको बंदों को हायर करना है, वो रिसोर्स है ह्यूमंस का एक कंपनी के लिए, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। सो वो हमेशा यही चाहते हैं कि यार जितने जल्दी जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो कंपनी को ज्वाइन कर लें और उनका थोड़ा जो वर्कलोड है वो थोड़ा सा बैलेंस हो पाए, राइट। तो वो हमेशा यही कोशिश करते हैं। कभी भी कोई भी HR कभी स्टूडेंट को बिना वजह मना नहीं कर सकता। एक HR तभी मना करता है जब उसका पे स्केल मैच नहीं करता। अब मान लो आप एज अ स्टूडेंट हो, राइट। अब आपने मांग लिया जाती है 50 लाख रुपए की, मुझे तो 50 लाख की सैलरी चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो HR उसके लिए मना कर सकता है। HR को टेक्निकल स्किल्स का कभी आइडिया नहीं होता। सो अगर आप ये सोचते हो कि HR के पास अथॉरिटी होती है, या डेफिनेटली अथॉरिटी होती है, बट HR कभी मना नहीं करेगा अगर आप किसी एक कैंडिडेट ने किसी एम्प्लॉय ने एज अ टेक्निकल स्किल के ऊपर हायर कर लिया है तो, राइट। सो HR हमेशा यही कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा हायरिंग हो। बस अगर आपका पे स्केल मैच नहीं कर रहा या फिर उसको लगता है कि यार बंदा डिसिप्लिन नहीं है, थोड़े इसके स्किल इन द सेंस आप कह सकते हो कि नॉलेज हमेशा चेक करते हैं जो डेवलपर्स होते हैं। अगर मैं एक IT कंपनी की बात करता हूँ, यस, तो हमेशा डेवलपर्स नॉलेज चेक करेंगे। HR को थोड़ी पता होता है कि यार कोडिंग क्या होती है, कोडिंग क्या नहीं होती है, राइट। तो वो हमेशा एक बंदे का बिहेवियर चेक कर सकते हैं, कैसा उनको बिहेवियर है। जो उसके अलावा आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो चेक कर सकते हैं, पे स्केल चेक कर सकते हैं, दैट्स ऑल। अदरवाइज कभी भी HR आपके टेक्निकल स्किल्स चेक नहीं कर सकता। वो एक जो टेक्निकल पर्सन होता है जो एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है, वही हमेशा चेक कर पाता है। सो आप कह सकते हो, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ बिकॉज बहुत से लोगों के अंदर ना, या फिर टीचर्स भी कभी कह देते हैं HR आपको रिजेक्ट कर देगा या फिर कुछ रिजेक्ट कर देगा। तो जो 90% अथॉरिटी होती है ना, वो यूजली जो आपका इंटरव्यू लेते हैं टेक्निकल पर्सन होते हैं ना, उनके पास होती है। अगर उनको आप ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हायर हो जाओगे।
बट 10% मान लो कि आपने पे स्केल ऐसा डिमांड कर दिया, या फिर आपने कुछ एचआर के इंटरव्यूज के अंदर ऐसी बातें कर दी जो उनको पसंद नहीं आई, उनको एचआर को अगर ऐसा लग गया ना कि यार मेरी कंपनी के अंदर फिट नहीं हो पाएगा, मेरी कंपनी के अंदर जो और पर्सन है वो डिसिप्लिन्ड हैं, वेल एडुकेटेड हैं, और उनका कम्युनिकेशन वगैरह बेटर है, अगर आपने कुछ उल्टी सीधी बात कर दी तो अलग बात है। अदरवाइज एचआर कभी भी आपको मना नहीं करता अगर आपको एक टेक्निकल पर्सन ने हायर कर लिया है तो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हो, डजेंट मैटर। एक बार मैं कंपनी के लिए इंटरव्यू लेने गया था, सो जस्ट फनी ये था कि एचआर ने हमें बोला कि यार देखो तुम लोग हायरिंग करने जा रहे हो, बट ना देखो मेल फीमेल का ना रेशियो मेंटेन करके रखना, अगर पॉसिबल हो तो कम से कम 40-60, 40 मीन्स 40 फीमेल्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम लोग कॉलेज के अंदर जाते हैं ना तो लड़कियां थोड़ी सी कम होती हैं, राइट, ये आप मानते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों के अंदर स्किल्स कम होती हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो दे आर इंटेलिजेंट, दे आर वेल स्किल्ड, नो इशू, बट कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां थोड़ी कम होती हैं, लड़के थोड़े ज्यादा होते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि लड़के कुछ ज्यादा हायर हो गए, तो वो उन्होंने बोला था कि एटलीस्ट आप लोग 40% लड़कियां और 60% लड़के हायर करके ले आओगे, राइट। अब इसका रीजन ये था कि देखो वी आर ह्यूमंस, राइट, जो चीजें कॉलेज के अंदर होता है ठीक है, राइट, तो सेम चीज कंपनी के अंदर भी चलता है। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी के अंदर कुछ ही लड़कियां हैं, 100 लड़कों के पीछे 10 लड़कियां, और लड़के उनको मुंह उठा के देख रहे हैं क्या हो रहा है, सो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए वो हमेशा ये चाहते हैं कि थोड़ा सा रेशियो मेंटेन रहे। तो ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और हमेशा बोलती हैं कि ठीक है एक बार के लिए स्किल आप लोग देख लेना जैसी मर्जी है कि नहीं है, बट डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट का, कम्युनिकेशन थोड़ा सा ठीक रहेगा तो क्लाइंट से बात करने में थोड़ी सी इजी रहेगी, तो हमें ये एज इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि आप जॉब भी करते हैं, यूट्यूब चैनल भी सर आपका बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो सर आप दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं सर? टाइम मैनेजमेंट कैसे रखते हैं दोनों चीज़ों का? बसंत एक्चुअली ना क्या होता है कि जो मेरा चैनल है वो रिलेटेड है प्रोग्रामिंग से, और जो मेरी जॉब है वो भी डेफिनेटली रिलेटेड है प्रोग्रामिंग से, कोडिंग से, राइट। सो मेरा दोनों क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, तो मुझे कभी भी वीडियोस बनाने के अंदर, कोर्सेज बनाने में, प्लेलिस्ट बनाने कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 6 बजे ऑफिस से फ्री हो गया, 7 बजे ऑफिस से फ्री हो गया, सो मेरे दिमाग में एक टॉपिक रहता है कि यार मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, और उस टॉपिक के लिए मुझे कभी भी इंटरनेट वगैरह से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, मुझे उसका पहले से आइडिया रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसा आप बता रहे हो और मुझे ही पता है कि 10-12 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, राइट, 8-10 साल हो गए, सो मुझे चीज़ों का पहले से आइडिया रहता है, सो उसमें टाइम नहीं लगता कभी भी बनाने के अंदर। सो मान लो मेरी 8 घंटे की जॉब है, मैं 1 घंटा और मुझे मैक्सिमम लगता है वीडियो को बनाने के अंदर, अपलोड करने के अंदर, तो वो इजीली मैनेज हो जाता है। और सेकंड थिंग ये भी रहता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहता है, लोग वेट भी करते हैं। अगर आप कभी भी रिसेंट वीडियो के ऊपर वेट देखोगे ना तो कमेंट्स हमेशा रहते हैं नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है, तो ना चाहे मैं किसी से कुछ पैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, किसी से मनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट मेरे पास एक प्रेशर भी रहता है यार ठीक है लोग वेट कर रहे हैं। सर जैसे कि अभी आईटी कंपनी में सर रिसेशन चल रहा है, तो सर ये रिसेशन आपके अकॉर्डिंग सर कितने और साल तक चलेगा, और इसका रीजन क्या है कि ये रिसेशन आने का? बसंत मेरे हिसाब से मैक्सिममली 1 या 2 साल और मैक्सिमम है, बट मैं आपको इसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखो रिसेशन आने का रीजन ये था कि कोविड आ गया था, राइट, सो 2019 के अंदर। सो उस टाइम के अंदर हुआ क्या था कि क्लाइंट्स एंड कंपनीज, आईटी कंपनी चाहे प्रोडक्ट बेस हो चाहे सर्विस बेस हो, सब डर गए थे कि यार लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हर कंपनी ने, चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी थी उसको ये लग रहा था कि आगे प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी उनको ये लग रहा था कि यार मेरे प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा, तो उन्होंने क्या करा था धीरे धीरे एम्प्लॉयज को निकालना स्टार्ट कर दिया था। बट वहां पे एक पॉइंट ये था कि अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, आपको नॉलेज अच्छी है, तो आपको नहीं निकाला जा रहा। हमेशा एक प्रोजेक्ट के अंदर ना 100% देने वाले एम्प्लॉयज नहीं होते, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको खूब सारी अच्छी नॉलेज होती है, जिनको ऊपर कंप्लीट, अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं ना, तो 4-5 लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, 5-10 लोग ऐसे होंगे जो अच्छा सपोर्ट करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बट 4-5 लोग उसके अंदर ऐसे भी होंगे जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता चल क्या रहा है, ठीक है। उनको बोला जाता है कि भाई तुम, वो एक्चुअली को स्पून फीड करना पड़ता है कि भाई तुमको ऐसा करना है, वो ऐसा कर देते हैं और काम चल जाता है। तो जो स्पून फीडिंग वाले लोग होते हैं उनको यूजुअली निकाला जाता है।
ठीक है। सो ये तो बात रह गई कि कैसे चल रहा था। अब अगर बात करें कि रिसेशन कब तक रहेगा, सो जैसा मैंने आपको बताया मैक्सिममली 1 या 2 साल और रहने वाला है, क्योंकि देखो आईटी इंडस्ट्री के अंदर ना थोड़ी सी एडवांस चलती है। अब एडवांस इसलिए चलती है, अब मान लो अगर मार्केट का रिसेशन 2015 के अंदर खत्म हो रहा है ना, तो आईटी को रिसेशन 2014 में खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज 1 साल उनको प्रोडक्ट लॉन्च करने में लगेगा, राइट। या सो मान लो कि अगर मैं दूसरे सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मान लो अगर मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, राइट, तो उसके अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कार्स मार्केट की, तो उसके अंदर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनको ना तभी के तभी एक कार बनाने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे लगता है उनकी फैक्ट्री ऑलरेडी रेडी होती है, तो उनको एक बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे लगते हैं कार बनाने के अंदर, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है बड़ा 10, 12, 15, 20 लाख रुपए का, जैसे आपकी कार होती है। सेम इसी तरीके से घर लेने के अंदर 50, 60, 70, 1 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो उसके अंदर ज्यादा लोग ज्यादा सोचते हैं कि यार क्या मेरा रहेगा, उसके अंदर इंस्टेंट रिएक्शन दिखता है, और जब रिसेशन चला जाएगा उसके बाद में आपको लोग चीजों को बाय करेंगे। बट आईटी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है कि जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लो मैं 4 साल, कई बार ऐसा होता है जो प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आज प्रोजेक्ट बना तो 6 महीने बाद डिलीवर हो जाएगा, 1 महीने बाद, उनको प्रोजेक्ट बनने में सालों लग जाते हैं। इवन जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा 5 साल से प्रोडक्ट बन रहा है, और उसके ऊपर अभी भी एक भी पैसे का रेवेन्यू नहीं है, बट जिस दिन आएगा रेवेन्यू आएगा वो मिलियंस का आएगा, राइट। तो बहुत टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं कभी कभी प्रोजेक्ट बनने के लिए। सो ऐसा होता है कि मान लो एक प्रोजेक्ट बन रहा है 3 साल से, अब अगर आईटी के अंदर रिसेशन आ गया तो वो बंद नहीं करने वाले उस प्रोजेक्ट को। अगर बंद कर देंगे तो जो 3 साल के अंदर उन्होंने पैसा लगाया है वो उनका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो उनकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो उनकी स्पीड को डेड स्लो कर देंगे, थोड़ा स्लो कर देंगे, बट थोड़ा स्लो कंटिन्यू रखेंगे। जैसे ही उनको लगेगा कि 1 साल बाद मार्केट के अंदर फिर से इन्फ्लेशन खत्म होने वाला है, रिसेशन खत्म होने वाला है, राइट, तो उसी टाइम के अंदर वो क्या करते हैं, फिर से स्पीड बढ़ा देते हैं। सो इसी तरीके से आईटी, सेम आईटी के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, वही चीज चल रही है कि मैक्सिममली 1 साल रिसेशन चलने वाला है, या फिर हार्डली अगर आप एंड लेके चलते हो ना तो 2 साल, बट जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और आईटी के अंदर रिसेशन हमेशा कम रहता है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। आईटी को हम लोग मोस्टली कंसीडर करते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर, और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वो एक अलग चीज होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमेशा रिसेशन ज्यादा जा सकता है, बट आईटी के अंदर नहीं। कुछ और चीज मैं आपको बताता हूं, जो रिसेशन के अंदर आता है वो लाता है लाखों का पैसा लगता है, तो उसके अंदर लोग डरते हैं कि यार मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। कार आती है लाखों की आती है, घर आता है लाखों का आता है, करोड़ों का आता है, उसको एक बार के लिए लोग मना कर देंगे। बट जो आईटी की सर्विसेज होती हैं, आप उबर से सर्विस ले रहे हो, ठीक है, वो 200-300 रुपए की ले रहे हो, उसके बाद में आप सर्विस ले रहे हो नेटफ्लिक्स से, प्राइम से, मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात कर रहा हूं, तो वो आपको 100, 150, 200 रुपए की मिलेंगी पर मंथ के हिसाब से। और अगर आप स्विगी, जोमेटो वगैरह की बात कर रहे हो तो वो आप कभी कभी खाना बनाते हो, तो उसके अंदर जो अमाउंट लगता है ना पैसे का वो काफी कम होता है। तो इसलिए इनके ऊपर मिनिमम इंपैक्ट ही पड़ता है हमेशा, जो इंपैक्ट पड़ता है वो लाखों के ऊपर पड़ता है। और आईटी के अंदर कोई भी एक बंदा, अगर मैं एंड यूजर की बात करूं, आप में कभी भी लाखों का, कभी आप कभी थोड़ा आपने सुना नहीं होगा कि नेटफ्लिक्स आपने 1 लाख रुपए खरीद लिया, ऐसा तो कभी नहीं होता ना, या फिर प्राइम कभी 1 लाख रुपए खरीद लिया, तो 200-400 रुपए का फर्क होता है। और हमेशा हमारी एक ह्यूमन मेंटेलिटी होती है कि यार जब मैं एक घर के ऊपर, एक गाड़ी के ऊपर, या फिर पार्टी के अंदर हजारों रुपए खर्च कर पा रहा हूं, तो ये तो छोटी सी चीज है ना, मैं 100-200 रुपए की चीजें ले लेता हूं, और इसके अंदर ही चीजें चलती रहती हैं, राइट। सेकेंड चीज क्या होती है, आईटी से ऑटोमेशन होती है, तो उससे पैसा बचता है। मान लो कि एक कंपनी थी, फॉर एग्जांपल, वो जो अपना बिजनेस कैलकुलेट करती थी, पहले मैन्युअली कैलकुलेट करती थी 10 बंदों के हिसाब से, बट उसने अब ऑटोमेशन कर दिया, तो उसका जो पैसा लगेगा ना वो कम लगेगा अब ऑटोमेशन करने से, आईटी की हेल्प से, एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो वो चलता रहेगा। तो इस वजह से आईटी के अंदर रिसेशन, अगर दूसरी कंपनी के अंदर मान लो कि पहले ग्रोथ थी 7% की, और रिसेशन की वजह से वो ग्रोथ -2% हो गई या फिर 0% हो गई, तो आईटी के अंदर ना वो 2-3% एक्स्ट्रा रहेगी। तो जो आईटी के अंदर ग्रोथ होगी वो 0 पे नहीं जाएगी, वो 2 या 3% रहेगी हमेशा, राइट। सो आईटी के अंदर रिसेशन आने के चांसेस कम होते हैं, और रिसेशन आता कम है, प्रोजेक्टली चलते रहते हैं, थोड़े डेड स्लो चलते हैं, फिर थोड़े स्लो चलते रहते हैं, और रिसेशन खत्म भी जल्दी होता है।
सो अगर आप दूसरे किसी सेक्टर के अंदर हो तो आप एक बार के लिए थोड़ा सोच सकते हो कि यार रिसेशन आएगा मेरी फील्ड के अंदर, मैं अल्टरनेट सोच सकता हूँ, बट आईटी के अंदर इतना रिसेशन नहीं आएगा। सेकंड चीज, एक चीज आपको मैं और बताऊंगा, जो रिसेशन आया था वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आया था, इंडिया के अंदर कभी रिसेशन आया ही नहीं, आप चेक भी कर लेना। हाँ हाँ सर। सर तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में भी सर जैसे रिसेशन आया, तो सर अगर किसी को वेस्टर्न कंट्रीज में कंपनीज में अगर अप्लाई करना है, जैसे उसमें प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, तो सर उनको किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? फर्स्ट थिंग डेफिनेटली स्किल सेट, ठीक है, स्किल सेट से बेटर कभी कुछ नहीं होता। अगर आपके स्किल्स बेटर है ना तो डेफिनेटली, अगर आपके स्किल्स बेटर हैं तभी आपका आईआईटी के अंदर एडमिशन हुआ है, और तभी आप एक टॉप लेवल की कंपनी, अगर आप गूगल, फेसबुक, मेटा वगैरह को टॉप लेवल की कंपनी मानते हो तो तभी जाते हो। अगर आपके पास स्किल सेट बेटर है तो आपको कहीं कोई जाने से नहीं रोक सकता, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज ये है कि आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, अगर आप इंडिया से या फिर किसी साउथ इंडियन कंट्री से, साउथ एशियन कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, तो बेटर अप्लाई करने का तरीका क्या है, कौन सी, फॉर एग्जांपल मान लो कि हम लोग इंग्लैंड के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो इंग्लैंड के अंदर जॉब पोर्टल कौन से हैं, कौन सी वहां पे, जैसे कि इंडिया के अंदर Naukri.com है, तो वहां पे कौन से जॉब पोर्टल है जहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्किल सेट हमारे बेटर डिस्प्ले कर सकते हैं वहां पे। अगर आपके वहां पे लिंक्स हैं तो बेस्ट है, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पे लिंक से काम चलता है किसी इंडिया के अंदर। हाँ हाँ राइट, ठीक है, अगर आपके कोई सीनियर हैं या फिर कोई फ्रेंड है या फिर कोई रिलेशन के अंदर है जो वहां पे ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो वो आपको बेटर गाइड भी कर पाएगा, आप इस तरीके से वहां पे जा सकते हो। कभी भी हम लोगों को, जो ऐसे लोग होते हैं ना कि आप लोग 2 लाख रुपए दे दो, 4 लाख रुपए दे दो और वहां पे आपको जॉब मिल जाएगी, सो आई थिंक वो एक सही तरीका नहीं है। स्किल सेट के बेस के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज लेके और अगर लिंक से जा पाते हो तो वो बेटर रहता है। और एक बार ये भी होता है, अगर आप कभी ऑन साइट चले जाते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे बसंत आप चले गए ऑन साइट इंग्लैंड के अंदर, सो उस टाइम पे वहां पे आप इंटरव्यूज दे सकते हो, बिकॉज आप मान लो 6 महीने के लिए ऑन साइट गए तो वहां पे इंटरव्यूज दो। अगर सामने वाले को आप ठीक लगे ना कि आप एक गुड कैंडिडेट हो, अच्छे कैंडिडेट हो, वहां पे आप काम कर पाओगे, तो वो आपका वीजा स्पॉन्सर कर देते हैं। अच्छा। हाँ, एक बहुत ही ओड टेक्निक है बट लोग यूज करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, 2-3 महीने का टूरिस्ट वीजा ले लेते हैं, ये बहुत ओड है, बट कुछ लोग क्या करते हैं 2-3 महीने का टूरिस्ट वीजा ले लेंगे, वहां पहुंचेंगे, वहां पे अप्लाई करेंगे, लक बाई चांस बड़ी मुश्किल से 2-4% चांसेस होते हैं कि उनका वहां पे टूरिस्ट वीजा के टाइम पे उनका इंटरव्यू होता है, उनकी सिलेक्शन हो जाता है और उससे भी कर लेते हैं। बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट जस्ट बता रहा हूँ। हाँ, मतलब एक आइडिया दे रहे हैं, ऐसा होता है। होता है हाँ सर। हाँ सर आप मतलब जैसे अभी आप ऑफिस जाते हैं सर, ठीक है, और यूट्यूब पे आप वीडियोस भी रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं, तो सर आपका रूटीन एक बार शेयर करें, कैसे रूटीन रहता है आपका पूरा दिन का? हाँ, देखो एक्चुअली मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ अभी, सो अच्छा। मैं घर से काम कर रहा हूँ। सो मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, मेरी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो मेरी अप्रोक्सीमेटली 11-11:30 के आसपास होती है। सो मैं लेट उठने का मेरा रीज़न बताऊंगा। सो मेरी फर्स्ट मीटिंग होती है, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा अभी चल रहा है। फॉर एग्जांपल कि मैं कितना, अभी किसी मेरे पास कोई काम है, कोई टास्क है, तो मैं कितना उसके ऊपर प्रोग्रेस कर चुका हूँ, कितना मुझे उसके ऊपर काम करना है, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट कि मैं आज दिन में क्या कुछ करने वाला हूँ वो डिस्कस करते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, मुझे किसी से हेल्प चाहिए या फिर मेरा काम किसी के ऊपर डिपेंड है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग यूजुअली काम स्टार्ट करते हैं। सो मैं 2-3 घंटे काम करता हूँ, 2-3 बजे के आसपास, 2 या 3 बजे के बीच में मैं मेरा लंच करता हूँ। आफ्टर दैट अगेन मैं मेरा काम स्टार्ट कर देता हूँ और अप्रोक्सीमेटली 6 बजे तक मैं डेली डेफिनेटली काम करता हूँ। अगर मेरे पास काम ज़्यादा है तो मैं 7-7:30 तक भी स्क्रैच कर लेता हूँ, बट अगर मेरे पास काम नॉर्मल है, ज़्यादा काम नहीं है, तो 6 बजे मेरा ऑफिस एंड हो जाता है। हाँ, जितना मैं काम करता हूँ उसके अंदर मैं फुली डेडिकेटेड रहता हूँ, ऐसा मैं नहीं करता कि मैं कहीं फ़ोन पे बात करने लग गया। यूजुअली अगर कोई अर्जेंट कॉल है तो डेफिनेटली करता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं कुछ वीडियो देखने लग गया या फिर कुछ और। जितना भी मेरा काम रहता है मैं कंप्लीट कोशिश यही करता हूँ कि मेरे फोकस के साथ डेडिकेटेडली काम करूँ। आफ्टर दैट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 बजे फ्री होता हूँ, कभी 6 बजे फ्री होता हूँ, कभी 7:30 भी, मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि मैं 7 बजे फ्री हो गया, तो उस टाइम पे मेरी चाय वाय पिए के आराम से, और देन मैं थोड़ी वॉक कर लेता हूँ। मेरी सोसाइटी के अंदर अगर जिम भी है, मेरा मन करता है मैं यूजुअली जिम भी कर लेता हूँ। कभी यूजुअली मैं वीक के अंदर 3 डेज करता हूँ, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है। वॉक मैं ऑलमोस्ट डेली कर लेता हूँ।
एंड आफ्टर दैट मैं थोड़ा मेरी फैमिली को टाइम देता हूँ। मेरी बेटी है आयरा, मैं उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ 10 बजे तक, राइट। 8:30 से लेके 10 बजे तक मैं टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज फैमिली एक्चुअली सब कुछ फैमिली होती है, राइट। तो उसको मैं डेफिनेटली टाइम देता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं मेरी वीडियो की प्रिपरेशन करता हूँ 10 बजे के आसपास। प्रिपरेशन इन द सेंस कि मुझे क्या किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, थोड़े थोड़े मैं पॉइंट होते हैं दिमाग के अंदर सोच लेता हूँ। एंड अच्छा देन मेरी प्रिपरेशन रेडी हो जाती है। मैं 11 से 11:30 या फिर ऑलमोस्ट, अगर कभी कभी मुझे रीटेक लेने पड़ जाते हैं या फिर कुछ मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है तो 12 बजे तक मैं वो कर लेता हूँ। आफ्टर दैट 12 बजे के बाद मैं थोड़ी न्यूज़ वगैरह पढ़ लेता हूँ कि आज दिन में क्या हुआ, क्या करेज, किस कंट्री ने क्या कर दिया। एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज़्यादा है। मैं इंडियन पॉलिटिक्स या फिर अच्छा जो घरेलू पॉलिटिक्स होती है उसमें ज़्यादा मैं इंटरेस्ट यस सर रखता नहीं हूँ। वो अलग चीज़ है, बट मेरा जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है, किस कंट्री ने किसके साथ क्या कर दिया, थोड़ा मेरा उसमें इंटरेस्ट रहता है, वही चीज़ रहती है। हम्म, और उसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ न्यू फ्रेमवर्क आ गया या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाँ के अंदर न्यू फीचर आ गए, किसी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क के अंदर कुछ नई चीज़ें आ गई, हम्म, तो मैं वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब उससे जो होता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा अप टू डेट भी रहता हूँ मार्केट के हिसाब से। अब अगर कोई ऑफिस के अंदर या फिर एक जर्नल डिस्कशन के अंदर बातें चल रही हैं कि नई प्रोग्रामिंग आ रही है, इसके अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप लोग अच्छे से बता पाते तो थोड़ा बेटर रहता है। टीम को, मैनेजर को, सबको लगता है कि ठीक है भाई, पर्सन अप टू डेट है, ऐसा नहीं है कि कुएं का मेंढक है, कुछ ही बता नहीं पा रहा है, राइट। तो इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अपडेट रहना ठीक रहता है। एंड बस अच्छा या सिंपल सा एक यही रूटीन रहता है, या दैट्स ऑल। सो सर तो यू हाँ सर आपका शेड्यूल बहुत बिजी था लेकिन हाँ, देखो, मैं काम नहीं करता फ्राइडे एंड सैटरडे को। संडे को मैं काम करता हूँ एक्चुअली। संडे को मेरा अच्छा कुछ थोड़ा सा अलग काम रहता है, छोटा सा मेरा कुछ बिजनेस भी है, तो मैं ओके वीकली उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करता हूँ। बट फ्राइडे नाइट को एंड सैटरडे नाइट को मैं इन दिनों बिल्कुल भी काम नहीं करता। जितनी भी मूवीज रिलीज होती हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, प्राइम के ऊपर, हॉटस्टार के ऊपर, मैं सारी देखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लाइफ इंजॉय नहीं करता, तो मैं ये सारी देख लेता हूँ। इवन कई बार ऐसा होता है मैं फ्राइडे नाइट को सोता ही नहीं हूँ, हाँ सैटरडे को मॉर्निंग के अंदर 6-7 बजे के आसपास होता हूँ। अगर कोई सीरीज आ गई ना, तो पूरी जब तक सीरीज में खत्म नहीं कर लेता मैं तब तक सोता नहीं। अच्छा सर पूरी कॉलेज लाइफ जैसे हम लोग एंजॉय करते हैं वैसे ही करते हो आप भी या राइट। सर आपने बताया कि आपका एक छोटा सा बिजनेस भी है तो सर आप क्या या उसके बारे में कुछ एलोबरेट कर सकते हैं थोड़ा हाँ, देखो, मैं एक्चुअली 2-3 शॉप्स रन करता हूँ। अच्छा इंडिपेंडेंटली रन नहीं करता, मेरे पार्टनर्स हैं उनके साथ मैं रन करता हूँ। कुछ गारमेंट के अंदर हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर हैं। सो बस उसके अंदर ही है। सो यूजली मुझे वीकली थोड़ा सा अप टू डेट खुद को रहना जरूरी भी होता है। हाँ एंड हाँ पार्टनर को भी बिल्कुल कभी ये नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल भी हाँ ध्यान नहीं दे रहा। उनसे कुछ सजेशन लेने होते हैं, देने होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, या फिर उनकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी वगैरह होती है। सो मैं वीकली उनको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। या फिर अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनको मेंटेन भी करना पड़ता है कि वीकली आपका ये बिल आ गया, आपको यहाँ पे पैसे देने हैं, यहाँ से पैसे लेने हैं। सो मैं उनको वही कोशिश करता हूँ। या सर अगर जैसे कोई फ्रेशर है या फिर कोई डेवलपर है सर अगर उसे किसी कंपनी में मतलब अप्लाई करना है जैसे आईटी कंपनी है उसमें अप्लाई करना है तो सर क्या मतलब आपको क्या लगता है मतलब वो कैसे ज्वाइन कर सकता है उन कंपनीज को पहली चीज तो ये है कि अगर आपका कॉलेज अच्छा है, राइट, तो वो आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली प्लेसमेंट के अंदर हेल्प करेगा, राइट। सेकंड थिंग ये है कि अगर आपका कॉलेज ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का नहीं है, देन आप लोग कुछ एग्जाम्स दे सकते हो। जैसे कि आजकल यूजली हर किसी को पता होती है, एमकेट के एग्जाम दे सकते हो, इलिटमिस के एग्जाम दे सकते हो, हैकर अर्थ वगैरह भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, राइट। तो आप टेस्ट क्लियर कर सकते हो, वहां से कर सकते हो, आपकी वहां पे भी हो जाएगी। स्टिल वहां से भी नहीं होता है, देन आप एक Naukri.com के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। नौकरी डॉट एंड कॉम जो मैं देखो, ये ऑब्वियसली आपको भी पता है भाई, पता है ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट Naukri.com इंडिया के अंदर एक ऑथेंटिक साइट है। कुछ और भी हैं, मैं उनके नाम लेना वो पसंद नहीं करूंगा, बट देखो, अगर अच्छी कंपनी होगी ना तो वो हमेशा टॉप साइट के ऊपर ही जाएगी। अगर कोई एक कंपनी है जो Naukri.com के ऊपर नहीं है, तो उसके पास आप कह सकते हो 80% चांसेस हैं कि उसके पास बजट का इशू है, क्योंकि Naukri.com नौकरी पोस्ट करने के लिए भी पैसे लेती है,
और उसके लिए काफी हैवी थाउजेंड्स के अंदर चार्ज करती है वो। अगर आप बहुत अच्छे से आपकी जॉब दिखाना चाहते हो, ऐड वगैरह करना चाहते हो, तो लाखों के अंदर पैसे भी लेती है। सो अगर वो पैसे कंपनी लाखों के अंदर अफोर्ड नहीं कर पा रही तो उसका बजट लिमिटेड है, राइट। तो उसको एक बार के लिए आप थोड़ा सा साइड में रखो। बेटर है कि Naukri.com को जो साइट मिलेगी आपको उसके ऊपर थोड़ा अच्छा पैसा मिलेगा, उनका बजट अच्छा मिलेगा, तो वहां से हमेशा ट्राई करो। सेकंड, इसके अलावा क्या है कि हमेशा एक अगर अच्छी कंपनी है ना, तो उसका एक जॉब पोर्टल मिलेगा आपको, चाहे TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सब का अपना अपना एक जॉब पोर्टल होता है, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। और कभी भी इंटरव्यू देने से पहले आप थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होके जाओ और कोशिश करो ये जानने की कि जो कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो वो क्या पूछती है। वो हर कंपनी लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं पूछती, हर कंपनी डेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछती, अपना अपना कंपनी का हिसाब किताब होता है। तो कोशिश करो पूछो कि वो कंपनी क्या पूछ रही है, डीएस से पूछ रही है, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ रही है, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से पूछ रही है, तो वो आपको रेडी करके जाने चाहिए। यही है। इसके अलावा लिंक्डइन का भी एक ऑप्शन है और एक छोटा सा ऑप्शन और होता है रेफरेंस। अगर आपके कोई सीनियर है किसी कंपनी के अंदर तो वो रेफरेंस है, बट वो एक बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, हर किसी के पास नहीं होता। या दैट्स ऑल। सर जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग बहुत बूम पे चल रहा है, सबको लगता है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी आईटी कंपनी में। तो सर आपका क्या सजेशन है इसके रिगार्डिंग? देखो, अगर बात आती है नॉन टेक्निकल जॉब्स की, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो एआई हैं वो धीरे धीरे रिप्लेस कर रही हैं ह्यूमंस को। सेमी टेक्निकल जॉब्स को आने वाले 5-6 सालों के अंदर रिप्लेस कर देंगे, बट अगर आप एक फुली टेक्निकल पर्सन हो तो आपके पास काफी टाइम है, 15-20 साल तो कहीं नहीं आप जाने वाले। उसके बाद का हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक टेक्निकल पर्सन हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज रखते हो, आपके पास अच्छी नॉलेज है, सो डोंट वेरी, कहीं नहीं जाने वाली है आपकी जॉब। आप बहुत सेफ हो, बहुत स्टेबल हो। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा कि कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आपकी जॉब नहीं खा सकती, बट ना, अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो तो आपकी जॉब वो तभी खा पाएगी जब वो रिप्रोडक्शन कर पाएगी। जैसे ह्यूमंस के बच्चे होते हैं, छोटे एक ह्यूमन बीइंग होता है, वो उससे बड़ा हो पाता है, राइट। जब तक एक मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोटे से इस साइज से लेके खुद को अपने आप इतना ना बना ले, राइट, उनका एक अपना, उनकी एक आत्मा ना हो और वो खुद को रिप्रोडक्ट ना कर पाए जैसे कि ह्यूमंस करते हैं ना, समझ गए ना आप मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, बच्चे पैदा ना कर पाए, तब तक वो ह्यूमन लेवल का मुकाबला नहीं कर सकते। टेक्निकल जॉब्स की बात कर रहे हैं, बट यस, इसमें नो डाउट कि अगर आप टेक्निकल नहीं हो तो आपकी जॉब को खा जाएंगे। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, 1992 के आसपास जब इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, सो उस टाइम पे ना एक बैंक के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते थे, बट अगर आज देख सकते हो सारी बैंकिंग ऑनलाइन हो गई है। 2023, 4, 5, 6 के आसपास तक बहुत से लोग ऑनलाइन रिचार्ज शॉप के ऊपर बैठ के रिचार्ज करते थे मोबाइल से, कूपन आते थे, उनको जॉब्स खा गई हैं, उनको जो पेटीएम जैसी कंपनीज है उनको खा गई हैं, राइट, बिकॉज वो टेक्निकल जॉब नहीं थी, नॉन टेक्निकल जॉब थी। तो ऐसी जॉब्स आपकी जाती रहेंगी, बट टेक्निकल हो तो यू आर सेफ, नो इशू। सर तो आपके हिसाब से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी है या फिर जिन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? यार ये ना बड़ा ही भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परफेक्ट नहीं होती। जब आप एक घर खरीदते हो ना, तो आपके पास 10 ऑप्शन होते हैं भाई, आपको अपार्टमेंट लेना है, आपको विला लेनी है, आपको कोठी लेनी है, आपको इंडिपेंडेंट घर लेना है, एक फ्लोर लेना है, क्या लेना है, राइट। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फैमिली साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या पसंद है, आपकी क्या चॉइस है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सेम इसी तरीके से जब आप एक गाड़ी लेते हो, राइट, तो आपका बजट, आपका कंफर्ट, आपको सेफ्टी चाहिए, माइलेज चाहिए, इस तरीके से डिपेंड करती हैं। सेम इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने अलग फीचर्स होते हैं। किसी के अंदर आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी, किसी के अंदर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, कोई ज्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो देखो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट नहीं होती, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फिट बैठेगी। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट स्टिल एक ओवरऑल क्वेश्चन होता है कि यार मार्केट के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनके अंदर जॉब मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं ले सकता, मैं 4-5 या फिर इससे ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लूंगा। पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं नोड को भी इंक्लूड करूंगा, आफ्टर दैट C++ को भी काउंट कर सकते हो आप लोग, लिमिटेड एडिशन तक, बहुत ज्यादा नहीं, PHP,
आप इनको काउंट कर सकते हो। या इनके अंदर कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं, वो धीरे धीरे चेंज भी होते रहते हैं, हर 3-4 साल बाद change रहते हैं। हाँ राइट, वो चलते रहते हैं। हाँ, एक चीज और है, कभी भी किसी भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड रहो, हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, उसको बेस बनाओ। फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज हमेशा चेंज होती रहती हैं। सर तो जैसे कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है सर वो बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करती रहती हैं या बहुत से प्रोग्राम्स बताती है जिसमें वो बोलती है कि जॉब की गारंटी है अगर आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करेंगे तो सर क्या इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट लेना चाहिए या ट्रेनिंग करनी चाहिए उनका इंस्टीट्यूट से? देखो बस मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को गलत सही नहीं बोलूंगा, बट अगर आप ये एक्सपेक्टेशन करके चलते हो कि सामने वाला इंस्टीट्यूट आपको जॉब दिलवाई देगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर कोई इंस्टीट्यूट भी आपको इस चीज़ की गारंटी देता है तो मैं उसको भी प्रेफरेंस नहीं देता। बेटर है खुद की मेहनत के ऊपर जाओ, वो बेटर है। अब मान लो आप इंटरव्यूज देने जाते हो, डेफिनेटली अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है, इंटरव्यूज ही दिलवा सकता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कर सकता, थोड़ी हेल्प कर देगा। अगर आप इंटरव्यूज के अंदर गालियां ही देना स्टार्ट कर दोगे, सो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाएगा ना, राइट। आपकी क्या नॉलेज है क्या नहीं, वो एक्चुअली उनको पैसा लेना होता है, राइट। जॉब मिलना ना मिलना एक सेकेंडरी चीज हो गई है उनके लिए। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो इस तरीके से ज्वाइन करो कि आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, आपको नॉलेज लेनी है, ना कि इस बेस पे ज्वाइन करो कि ये वाला इंस्टीट्यूट आपको 100% जॉब गारंटी दे रहा है। एक आप यूजुअली अगर कोई भी पर्सन गूगल के ऊपर चेक करेगा तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो 1.5-2 लाख रुपया ले रहे हैं, बट उनके पैसे कभी रिफंड नहीं हुए, उनको कभी जॉब भी नहीं मिली। मैं किसी इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं करूंगा, बट ऐसी चीजें होती हैं। सो बेटर ये है कि आप लोग नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से जॉब लेने की कोशिश मत करो। जॉब अगर आपको लेनी है तो आपको, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्स बताए थे, वहां से Naukri.com से, कैंपस प्लेसमेंट से, लिंक्डइन वगैरह से, यहां से ट्राई करो, आपको यहीं से जॉब मिलेंगी, यही आपके लिए बेटर तरीका रहेगा। हाँ, एक चीज और है, अगर जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही अच्छे होते हैं, सारे ही बुरे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको ना बहुत बेसिक पढ़ाते हैं, उनको ये चीज पता नहीं रहती कभी भी कि इंडस्ट्री के अंदर आजकल क्या डिमांड के अंदर है, कैसी प्रोग्रामिंग होती है, बिकॉज वो हमेशा से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कभी भी चीजों को इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा, राइट। तो बेसिक आपको डेफिनेटली बता देंगे, बट शायद कभी आपको इतना एक्सपीरियंस, कितना एक्सपोजर नहीं दे पाएंगे कि एक कंपनी में किस तरीके से काम होता है, क्या टूल्स यूज हो रहे हैं, कैसे वहां पे एक टीम को काम मिल रहा है, कैसे एक टीम बिल्ड हो रही है, ये चीजें का आपको शायद वो कभी आइडिया नहीं दे पाएंगे, राइट। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं कि बिल्कुल कॉर्नर के अंदर पड़े हैं, जिनका कभी बोले एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो आपको बेटर ट्रेनिंग दे पाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो नाम इतना कमा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट इतनी कर रहे हैं, बट वो आपको कुछ ट्रेनिंग में कुछ नहीं दे पाएंगे। सो बेटर ये है कि आप लोग नॉलेज के लिए जाओ इंस्टीट्यूट के अंदर, जॉब के लिए मत जाओ। जॉब के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, इंस्टीट्यूट्स नॉलेज के लिए बने हैं, ना कि जॉब के लिए। तो सर जैसे कि अभी हम लोग एआई और एमएल के बारे में बात कर रहे थे, तो सर जैसे सुनने में आता है कि एआई और एमएल में जो भी कंपनीज हायर करती है वो ज़्यादातर फ्रेशर्स को नहीं रखती है, फ्रेशर्स को नहीं हायर करती है, तो सर ऐसा क्यों होता है? यार देखो, इसके 2 रीजन होते हैं। पहली चीज ना, उनको ऐसा लगता है कि फ्रेशर्स को जितना मैं समझाने में टाइम वेस्ट करेंगे, जितना मनी वेस्ट करेंगे ना, उससे बेटर ये है कि हम लोग एक्सपीरियंस डेवलपर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे दें, वो खुद ही बेटर परफॉर्म कर लेंगे। अब जब एक फ्रेशर जाता है ना, तो वो ना अप्रोक्सीमेटली 6 महीने से लेके 1 साल तक उनको कुछ भी बना के नहीं देता, कुछ भी उनको प्रोडक्टिव काम नहीं देता। उसकी ट्रेनिंग ही होती है, या फिर जस्ट वो हेल्पिंग काम करता है, थोड़ा बहुत कुछ कर देता है, बट एज अ फुल फ्लैश जो उसको डिलीवरी देनी चाहिए एक प्रोडक्ट के अंदर, वो नहीं दे पाता, राइट। तो उनको लगता है कि यार 1 साल तक मैं इस पे पैसा वेस्ट करूं, इससे अच्छा है कि मैं उसे 30-40% कुछ दे के किसी एक एक्सपीरियंस बंदे को रख लूं जो फर्स्ट डे से ही उनको काम देना स्टार्ट कर देगा, राइट। फर्स्ट चीज ये होती है। सेकेंड चीज क्या होती है कि हमें पता है एक्सपीरियंस डेवलपर को पैसा खूब मिलता है, फ्रेशर्स को ज्यादा पैसा नहीं मिलता। अब इसका अगेन वही रीजन है कि उनको थोड़ी सी नॉलेज कम होती है, बट जैसे उनको 6 महीने की 1 साल की नॉलेज होती है ना, जैसे वो कुछ काम करने लायक होते हैं, तभी वो जॉब चेंज कर लेते हैं, राइट। तो एक जो है, राइट, तो एक कंपनी होती है, उसने उसको सिखाया, 6 महीने 1 साल लगाया, बट कुछ फायदा नहीं मिला उसको, फायदा मिल गया किसी और कंपनी को, जोन सी उसने कंपनी को स्विच कर लिया। सो इसीलिए कंपनी बोलती है कि यार ये, क्योंकि जो स्टार्टिंग के अंदर लोग सोचते हैं कि अभी मैं
3-4 साल 5-10 साल कंपनी के अंदर रुक के क्या कर लूँ, मैं पैसा कमा लूँ, थोड़ा सा कंपनी स्विच कर लेता हूँ, राइट। इस तरीके से रहता है। सो इसीलिए कंपनी हमेशा सोचती है कि यार इसको या तो ये स्विच कर लेगा या फिर मुझे 1 साल तक प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा, तो बेटर है कि मैं एक्सपीरियंस वाले बंदे को ही रख लूँ, ये बेटर रहेगा। सेकंड चीज, एक और छोटी सी चीज है, ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है बट छोटी सी चीज है। कोविड के बाद ना कुछ कंपनीज ऑनलाइन काम कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं या फिर हाइब्रिड काम कर रही हैं, राइट। तो उसके अंदर क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग देना मुश्किल होता है। अगर आप लोग फेस टू फेस बैठे हो, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, ट्रेनिंग रूम के अंदर बैठे हो, तो ट्रेनिंग देना इजी रहता है। फ्रेशर्स इजीली हैंडल हो सकते हैं, उनको आप टास्क दे सकते हो, उनका रूटीन चेक कर सकते हो, इजीली सर। ऐसे हाँ हर चीज कर सकते हो। बट अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो उनकी कौन हेल्प कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, क्या वो ऑनलाइन देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रहता नहीं है। तो इस वजह से अब उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो अब यही सोचते हैं कि यार ठीक है, एक्सपीरियंस डेवलपर को ले लेते हैं, ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग फ्रेशर को लेंगे तो ट्रेनिंग दो, वो कैसे काम करेंगे कैसे नहीं करेंगे, 1 साल बाद प्रिपेयर होंगे, 6 महीने बाद प्रिपेयर होंगे, 2 साल बाद होंगे, और कब तक वो जॉब चेंज करेंगे कुछ नहीं आइडिया रहता। तो इसी वजह से एक्सपीरियंस डेवलपर्स ज्यादा रखे जाते हैं। तो सर ये सिर्फ AI ML कंपनीज में होता है या फिर और सब कंपनीज भी ऐसा ही सोचती है? ये हर जगह ही आपको मिलेगा, और ये आज से नहीं है, इनिशियली ऐसा मिलता है। हाँ, अगर आप देखो, जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, जिनके पास बजट का काफी इशू रहता है, वो कोशिश करती हैं कि फ्रेशर्स को हायर करें और उनको ना बर्डन डाल दिया जाए कि वो खुद से काम करके दे, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। क्योंकि फ्रेशर्स ना जब एक बार जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो 6 महीने 1 साल तक तो कुछ नहीं बोलते, जब तक उनको जॉब नहीं मिलती, जब तक उनके पास नॉलेज नहीं होती, तब तो जैसे मर्जी उनसे काम करवा लो, कुछ नहीं बोलेगा, बाद में वो चले जाते हैं, वो अलग बात है। तो जो छोटी कंपनीज होती हैं, जिनके पास बजट कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, तो वो फ्रेशर्स को कर लेते हैं। अदरवाइज जो हमेशा थोड़ी सी कह सकते हो एमएनसीज या फिर जिनके पास बजट अच्छा खासा होता है, वो हमेशा एक्सपीरियंस डेवलपर को रखती हैं। एक यही रीजन होता है। या सर तो एज ए फ्रेशर को गारंटेड जॉब कैसे मिल सकती है सर? अब गारंटी किसी चीज की नहीं होती। इवन कोविड के अंदर आपने कभी न कभी सुना होगा, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर वगैरह, खूब सारी कंपनीज ने, नॉट ओनली दीज कंपनीज, किसी स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे हम लोग, बहुत सारी कंपनीज ने एक्सपीरियंस डेवलपर को भी निकाला है, राइट। अगर मैं आपको बताऊं, फ्रेशर्स लोगों को कम निकाला गया जिनकी सैलरी ज्यादा थी, उनके गले पे ज्यादा तलवार लटकती है। उनको ये बोला जाता है, मान लो एक पर्सन है 40 लाख रुपए ले रहा है, राइट, ईयरली 40 लाख रुपए ले रहा है। एक फ्रेशर है, वो 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए ले रहा है। उसको बोला जाता है कि यार मैं तेरी जॉब निकाल देता हूं, तो तेरे चक्कर के अंदर 10 जूनियर्स बच जाएंगे, राइट। तो उनकी जॉब की गारंटी ज्यादा नहीं होती। तो पहली चीज तो ये है कि जितनी ज्यादा सैलरी होती है और अगर आपके स्किल सेट उसके हिसाब से नहीं है, तो आपके गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई है। सेकंड चीज, अगर फ्रेशर्स को जॉब इंश्योर करनी है तो अगेन वही चीज है, प्रॉपर प्रोफाइल बनाओ naukri.com के ऊपर। अच्छे से आप लोग कुछ जो जॉब साइट्स होती हैं, हैकर अर्थ हो गया या फिर MCAT हो गया, इलिटनेस हो गया, यहाँ पे अच्छे स्कोर करो, आपको जॉब मिल जाएगी। स्पेसिफिक कंपनी के भी अपने अपने टेस्ट होते हैं, उनके वो होते हैं, वहां से आप जा सकते। अच्छा तो सर एक तरीके से मतलब अगर कंपनी में ज्वाइन करना है जैसे, तो क्या प्रोजेक्ट भी कोई मैटर रखता है जैसे कि आपके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए ऐसे? यार नहीं, मुझे नहीं लगता ये मैटर करता है। देखो, जिनके पास बजट अच्छा है होती है, वो कंपनीज हमेशा आपको ट्रेनिंग देती है पहले, राइट। तो कुछ कंपनीज के लिए मैंने भी इंटरव्यूज लिए, करंट कंपनी के लिए नहीं, बट लास्ट की 2 कंपनीज के लिए इंटरव्यू लिए हैं। हमेशा हमें आर्किटेक्ट से, CTO से हमें यही इंस्ट्रक्शंस मिलती थी कि आप लोग DS से लॉजिकल स्किल्स चेक करो, राइट। हाँ, बिकॉज हम लोग खुद ट्रेनिंग देते हैं ना, जो अच्छी कंपनी होगी वो खुद ट्रेनिंग देती है आपको 5-6 महीने की। हमको अगर आप प्रोजेक्ट कर लोगे, अपने प्रोजेक्ट दिखा भी दिया, तो हमें पता होता है कि 50 में से बड़ी मुश्किल से 5-10 प्रोजेक्ट ही होते हैं जो खुद बनाते हैं, या तो फिर वो किसी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के ऊपर कई बार 4-4 5-5 लोग मिलकर काम करते हैं, उनमें से 1 या 2 ही काम करने वाले काम होते हैं, या फिर कोई भी नहीं होता, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बाहर से उठा के आया होता है, राइट। ये आपको भी पता है, बिकॉज कॉलेज तो सबने पास आउट करा है ना, आपने भी करा है, मैंने भी करा है, जो हमारे CTO वगैरह सबने करा हुआ है, और सबकी यही कहानी थी। सो वो सबको चीजें पता होती है, तो हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह के ऊपर इतना फोकस नहीं करते। अगर किसी ने कोई अलग ही प्रोजेक्ट बना रखा है तो अलग बात है, किसी 100 में से किसी 2-4 बंदे ने बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट बना रखा है, तो मैं भी उसके ऊपर डिस्कस कर ले। अदरवाइज हमारा फोकस रहता है DS से लॉजिकल क्वेश्चंस वगैरह के ऊपर। इवन हम लोग किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क, लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस नहीं करते अच्छी कंपनीज के अंदर। अगेन,
स्टार्टअप कंपनी है, बजट कंस्ट्रेंट्स है, वो आपसे किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेगी, फॉर एग्जांपल रिएक्ट से, एंगुलर से, कि इनके अंदर आपको क्या आता है। बट एक अच्छी कंपनी होती है जिसके पास बजट का इशू नहीं होता, जो आपको 5-6 महीने ट्रेनिंग देने वाली होती है, वो आपसे ये चीजें नहीं पूछती। उसको खुद को नहीं पता होता कि ये बंदा 6 महीने बाद किस प्रोजेक्ट में काम करने वाला है, किस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने वाला है। अब मैं रिएक्ट के बंदे हायर कर लूँ कंपनी सोच के और बाद में वो काम किसी और के अंदर दे दूं, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी ना। तो हम लोग कभी भी किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं जाते, स्किल्स के ऊपर ही जाते हैं, लॉजिकल स्किल्स वगैरह, डीएसए वगैरह के ऊपर जाते हैं। मतलब सर कंपनी डिसाइड करती है कि इस बच्चे को कौन सी फील्ड में डालना है। डेफिनेटली ना, अगर एक कंपनी है वो आपको पैसे दे रही है, और हाँ देखो, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मान लो एक बंदा आया कि यार मुझे तो ना पाइथन के ऊपर ही काम करना है, मेरे पास 20 ऑप्शंस हैं, आप नहीं दोगे तो कोई और दोगे, तो एक अलग बात है। अगर वो बिल्कुल ही कंपनी के सामने खड़ा हो जाए कि नहीं मुझे तो इसी के ऊपर काम करना है, अदरवाइज जैसे जैसे प्रोजेक्ट आएंगे, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोजेक्ट आएंगे, आपको उस टेक्नोलॉजी के अंदर डाला जाएगा। अगर आप एक एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, तो सर जैसे आपने भी सर जैसे बताया कि आपने बीटेक की है सर, तो आपने बीटेक करने के लिए कंप्यूटर साइंस फील्ड ही क्यों चुना सर? और भी तो स्ट्रीम्स थी, तो आप उस टाइम पे आपने कंप्यूटर साइंस क्यों चुना सर? यार मैं एक्चुअली मैं बताऊं, मैंने 10th क्लास के अंदर ना फर्स्ट टाइम कंप्यूटर देखा था। मैं एक्चुअली गांव अच्छा। से बिलोंग करता हूँ, सो मुझे ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि यार ये बड़ी सही चीज़ है। जो हमारे टीचर होते थे ना, तो वो कभी मना नहीं करते थे। हम लोग कभी पेंट खेल रहे हैं, कभी वो आपको ध्यान है विंडोज 7 के अंदर ताश वाले गेम आते हाँ थे, हाँ। कभी वो कुछ मतलब बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इनिशियली मुझे लगता था, मुझे ये आइडिया नहीं था 10th क्लास के अंदर कि प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। मुझे लगता था कि बस यही कुछ काम करने पड़ते होंगे, कहीं क्लिक कर दिया, कहीं कुछ हो गया तो कहीं से जस्ट देख के बता दिया कि क्या चल रहा है और इसके पैसे मिल जाते होंगे। तो मुझे यूजली ये था। तो मेरा मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, गेम वेम भी मुझे अच्छे लगते थे। बाद में मेरे पास एक वीडियो गेम भी था, और मैंने थोड़ा सा फोर्स करा तो फैमिली ने मुझे एक कंप्यूटर भी ला दिया। थोड़ा मुश्किल था फैमिली के लिए उसके हिसाब से, बट हाँ उन्होंने ला दिया 10th के अंदर ही। तो फिर मुझे क्लियर हो गया था यार नहीं, मुझे तो कंप्यूटर के ऊपर ही काम करना है। और मुझे एक्चुअली मेरे एक दो रिलेटिव्स थे, तो उनको देख के, उनकी सैलरी वगैरह देख के मुझे लगता था कि ना बहुत वाइट कॉलर जॉब है, कि इसके अंदर कुछ मेहनत अच्छा। नहीं है। मुझे इनिशियली पसंद था 10th क्लास से कि मैंने मतलब सूटेड बूटेड बंदा बन के रहूं। अब मुझे आगे पता चला कि टी शर्ट्स वगैरह भी पहन सकते हैं कंपनी के अंदर, बट मुझे पहले ये था कि मैं टाई पहन के रहूंगा, एकदम सूट बूट पहन के रहूंगा, एकदम चका ऐसा वाला बंदा रहूंगा। फॉर्मल्स में रहेंगे हाँ, सर। तो ऐसी चीजें मुझे लगती थी, और इसके लिए मेरा इंटरेस्ट बना। आफ्टर दैट जब मैं डिप्लोमा में गया, तो लकीली 2 ब्रांचेस के अंदर ही ऑप्शंस थे जब मैंने पॉलिटेक्निकल करी थी, एक सिविल के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर। सो सिविल के अंदर मुझे जाना भी नहीं था, मेरा इतना इंटरेस्ट था भी नहीं। कंप्यूटर लाइन के अंदर मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने कंप्यूटर लाइन के लिए बोला, मुझे मिला। मुझे प्रोग्रामिंग इनिशियली समझ में नहीं आई, ऑनेस्टली बोलूं। मुझे पहले पता चला ना, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डिप्लोमा के अंदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। तो बस अच्छा। किसी ने बोला ऐसे कि यार आने वाले सेमेस्टर के अंदर ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मुझे बस इतना लग रहा था कि यार मैंने इंग्लिश बड़ी मुश्किल से सीखी है, अब मुझे कोई और लैंग्वेज सीखनी है बोलने वाली। हाँ, बस मुझे इतना पता था। मुझे ये नहीं पता था कि ये भाई कंप्यूटर के अंदर कुछ अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। सो जब हमारी पहली क्लास हुई तो उन्होंने प्रिंट एफ वगैरह कुछ करके दिखाया, तो उस टाइम पे मुझे यही लगा कि जो इन्होंने लिखा है मुझे बस वही कॉपी पेस्ट करना है, मुझे कंप्यूटर से देख के। मुझे नहीं पता था कि मुझे खुद से कुछ लिखना पड़ेगा। तो जब उन्होंने बताया कि खुद से कुछ लिख के दिखाओ, मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा देख देख के तो लिख सकते हैं, मुझे क्या पता क्या लिखना है। और बस कुछ ऐसी चीजें थी, बट धीरे धीरे हम लोग सीखे। अब कंप्यूटर लाइन के अंदर आ गया था, तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीरे धीरे सीखी। स्टूडेंट भी काफी अच्छा नहीं था, मैं एवरेज था, बट हाँ इंटरेस्ट था, तो सब हो गया। बस ये थोड़ी सी कहानी है। बट हाँ, मुझे इनिशियली कुछ ऐसी क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे कुछ एक जावा के अंदर काम करना है, पाइथन में काम करना है, सी प्लस में, ऐसी कुछ क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा, तो सर अगर अभी से मतलब जैसे 15 साल पहले की बात करें, तो सर उस टाइम पे क्या मतलब ज़्यादा लैंग्वेजेस नहीं थी, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे लैंग्वेजेस में। और अब सर बहुत सारे लैंग्वेजेस आ गए, ऑप्शंस बहुत सारे खुल गए। तो सर आईटी फील्ड को मतलब इतने सारे लैंग्वेजेस लाने की क्या जरूरत थी? मतलब इतने सारे लैंग्वेजेस जो नई नई आई है, इनकी क्या जरूरत थी जैसे? हाँ, ये क्वेश्चन ना, जो आपने सेम क्वेश्चन करा, किसी ने ना मुझसे, मेरे एक रिलेटिव थे, तो उनके कोई फ्रेंड थे, उन्होंने बोला था कि यार तुम इस बंदे से पूछ ले, तुमको बेटर आंसर कर पाएगा। सो मुझे इनिशियली समझ नहीं आया कि मैं कैसे आंसर करूं, बट हाँ फिर मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी आई। देखो, 15 साल पहले आपको नोकिया मोबाइल मिलता था एक, है ना, नोकिया, सैमसंग वगैरह 2-3, है ना।
बट उसके बाद में धीरे धीरे MI, आईफोन, बड़े सारे खूब सारे मोबाइल आ गए। पहले आपको एक मारुति गाड़ी दिखती थी, हाँ पहले आपको मारुति गाड़ी दिखती थी टाटा महिंद्रा की, अब बड़े सारे ब्रांड्स आ गए, रेनो आ गया, किया वगैरह आ गया, सेम इसी तरीके से आ गए। सो हर चीज के अंदर ब्रांड बढ़ते जा रहे हैं। सो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की वैल्यू कम हो गई है, एक्चुअली हुआ ऐसा कि डिमांड बढ़ गई है, राइट। पाइथन की अपनी स्पेशलिटीज हैं, JS की अपनी स्पेशलिटीज हैं, जूलिया की अपनी स्पेशलिटीज, जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, C++, जावा, हर किसी PHP, हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी स्पेशलिटीज है, तो उनको एक स्पेसिफिक चीज के लिए यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, पाइथन को इतना इजी बनाया गया है ना कि जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ नहीं है बट जिसका साइंटिफिक माइंड है, जिसको साइंटिस्ट वाली चीजें समझ में आती हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको सीख के अच्छी तरीके की कुछ ना कुछ कोडिंग का आउटपुट ले पाए, राइट। उसको उस तरीके से बनाया गया। जो जावा है उसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योरिटी के हिसाब से बनाया गया है। PHP को एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से बनाया गया। तो हर एक लैंग्वेज की अपनी स्पेसिफिकेशन बना दी गई है कि आपको ये वाला काम करना है तो ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर लो, ये वाला काम करना है तो ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर लो। इस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आजकल बना दिया गया है। अब सेम इसी तरीके से मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियां वगैरह बना दी गई हैं। सो ये चल रहा है, बट इसका मतलब कभी भी ये नहीं है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की वैल्यू कम है या ज्यादा है, ऑलमोस्ट सेम ही है। डिफरेंट रिक्वायरमेंट, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स ऑल। तो सर जैसे कि अगर किसी को बीटेक के बाद आगे भी पढ़ाई करनी हो, ठीक है सर, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं कि आगे पढ़ाई करे और उनको आईटी फील्ड में जॉब लग जाए? देखो, बीटेक के बाद अगर आप एमटेक करते हो, पहली चीज तो आप डिपेंड करता है कि आप इंडिया से करना चाहते हो, बाहर से करना चाहते हो, राइट। सो ये कौन सा ज्यादा ऑप्शन सही आता रहता है सर? है। देखो, डिपेंड करता है कि आपको कहाँ सेटल होना है। अगर आप बीटेक कर चुके हो और आपको यही है कि आपको किसी और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, बिकॉज ये बड़ा अट्रैक्टिव हो गया आजकल, राइट, कि वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका के अंदर या फिर कनाडा वगैरह के अंदर सेटअप करना है, आपको खुद को स्टेबल करना है, तो बेटर है कि आप लोग वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के लिए जाओ, राइट। बट अगर आपको ये लगता है कि जैसा मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है कि आने वाले 15-20 साल के अंदर इंडिया अच्छा खासा ग्रोथ करेगा और इंडिया के अंदर रहना बेटर है, सो उस केस के अंदर आप इंडिया के अंदर रहो, बेटर है कि आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज देखो, राइट। सो ये दो चीज होगी। उसके अलावा ये चीजें हैं कि आपको अकेली स्टडी करनी है या फिर जॉब प्लस स्टडी करनी है। जॉब प्लस स्टडी करनी है तो उसके लिए भी आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं, एंड जो प्लस स्टडी के अंदर भी 2-3 ऑप्शंस आ जाते हैं। जो प्लस टेक्निकल स्टडी करनी है या फिर जो प्लस बिजनेस स्टडी करनी है। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या आएगा? बिजनेस स्टडी का ये है कि अगर आपको लेट्स से आपका टारगेट है कि आपको एक बिजनेस डेवलपर बनना है, आपको मैनेजर बनना है, राइट, तो उस केस के अंदर आप MBA वगैरह के लिए जा सकते हो, एग्जीक्यूटिव MBA होते हैं, बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर बनना है, आपको एक टेक गाय बनना है, गीक बनना है, तो फिर आप लोग एमटेक वगैरह के लिए जा सकते हो। टेक्नोलॉजी के अंदर PhD वगैरह भी कर सकते हो। आजकल इंडिया के अंदर भी एमटेक के अंदर खूब सारे ऑप्शंस आ गए हैं। IoT आ गया है, वेब साइंस आ गया है, या फिर बड़ी एक नई चीज आप चेक करना वेब साइंस के बारे में, वेब डेवलपमेंट के अंदर भी एक एमटेक वगैरह, बड़े सारे ऑप्शंस आ गए हैं। सो उनके अंदर भी आप लोग जा सकते हो। सो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से जा सकते हो। इवन आजकल एक बड़ी चीज भी चल गई, अगर आप एक अच्छी कंपनी के अंदर जा रहे हो ना, तो कंपनी आपको खुद हायर एजुकेशन करवाती है। जैसे जिसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, ओरेकल की खुद की यूनिवर्सिटी है, ओरेकल यूनिवर्सिटी करके। अगर हमको कुछ हायर स्टडी करनी होती है तो हमारे पास खुद के ऑप्शंस होते हैं। और नॉट ओनली ओरेकल, और बहुत सारी कंपनीज के पास भी खुद के ऑप्शंस होते हैं कि जिसको जॉब के साथ साथ खुद की कुछ हायर स्टडी करनी है तो वो उसके अंदर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि अगर कोई कंपनी में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो सर अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में जानना कि ये कंपनी सही है कि नहीं है, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए कि कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि? यार ये ना एक्चुअली बहुत जरूरी होता है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं मे भी आपके किसी फ्रेंड ने या फिर आपके खुद के कॉलेज के अंदर या फिर किसी आसपास के कॉलेज के अंदर ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि यार एक बार प्लेसमेंट हो गई, उसके बाद या तो प्लेसमेंट के बाद में ज्वाइनिंग ही नहीं करवाई, या फिर उनकी सैलरी कम बता दी गई कि यार तुम्हारी सैलरी कम है, ये सैलरी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको इतनी सैलरी नहीं, जैसी बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। सो पहली चीज, हमेशा टॉप रेपुटेड कंपनीज के अंदर ही जाओ। बेशक से TCS, विप्रो, HCL वगैरह कंपनीज हैं, ये आपको सैलरी एक
15-20 लाख की इनिशियल सैलरी नहीं दे पाएंगे, वो अलग बात है। बट अगर वो कमिटमेंट करते हैं, आपको ऑफर लेटर देते हैं, तो काफी हद तक चांसेस हैं, 99% तक चांसेस हैं कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी सेम उसके ऊपर, सेम पे स्केल के ऊपर जो उन्होंने बताया हुआ है। सेकंड चीज, मान लो आपकी किसी एक ऐसी कंपनी के अंदर सिलेक्शन हो गया है जो वेल नोन नहीं है, छोटी कंपनी है, सो बेटर है कि लिंक्डइन जैसी साइट के ऊपर उस कंपनीज के एम्प्लॉय से कनेक्ट करने की कोशिश करो कि वहां का इन्वायरमेंट कैसा है। और उसके बाद ग्लासडोर वगैरह के ऊपर और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं, उनके ऊपर भी आपको रिव्यूज वगैरह मिल जाएंगे कंपनीज के, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। एक चीज और कर सकते हो, आप सिंगल ऑफर के ऊपर कभी डिपेंडेंट मत रहो, मल्टीपल ऑफर्स ले सकते हो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सर तो क्या जॉब के लिए जैसे सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट है या फिर जैसे नॉलेज ही इम्पोर्टेंट है? देखो, मेरा मानना यह है कि सर्टिफिकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ टेक्नोलॉजी के लिए आपको सर्टिफिकेशन मिल सकते हैं, जैसे जावा के लिए आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेशन मिल सकता है ओरेकल से, बिकॉज जावा को ओरेकल ओन करती है, राइट। कुछ और के लिए भी मिल जाएगा आपको, एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए भी मे बी, और कुछ चीज़ों के लिए। बट मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करो एज कंपेयर टू दी सर्टिफिकेशन, तो बेटर रहेगा। और एक चीज और, अगर आप ये मान रहे हो ना किसी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन, जो कोई एक थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट है जिसका कुछ कोई आसपास की जानता नहीं है, बस एक सिग्नेचर है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो सर एज अ फ्रेशर अगर कोई कंपनी को ज्वाइन करता है तो सर उसे कौन सी फील्ड में जाना है, इस सब के बारे में कौन डिसाइड करता है सर? देखो, जब एक कंपनी बनती है तो उसके अंदर खूब सारी फील्ड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आईटी कंपनी ले लो, आईटी कंपनी के अंदर एचआर भी होगा, एक बिजनेस डेवलपर भी होगा, टेस्टिंग टीम के अंदर भी होगा, और वहां के ऊपर एक नेटवर्क इंजीनियर भी होगा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी होगा, बड़ी सारी फील्ड्स होती हैं, राइट। बट जब आपकी ज्वाइनिंग होती है ना, तो आपको यह बता दी जाएगी कि आप किस फील्ड के अंदर जाओगे, बट टेक्नोलॉजी नहीं बताई जाएगी। अब फील्ड और टेक्नोलॉजी के अंदर क्या फर्क होता है? फील्ड के अंदर फर्क होता है टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ठीक है। अब टेक्निकल के अंदर चले गए, अब टेक्निकल के अंदर आ गई टेक्नोलॉजीज, जैसे कि आपको जावा में जाना है, टेस्टिंग टीम का भी हो सकता है, नेटवर्क इंजीनियर भी हो सकता है, ये बड़ी सारी चीजें हो गई। अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं, आपको पहले से ही बहुत क्लियर कट बता देती हैं कि आपको इसी टेक्नोलॉजी के अंदर रखा जाएगा, आपको टेस्टिंग के लिए हायर किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या फिर नेटवर्किंग के लिए हायर किया जा रहा है। कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि आपको ये बताते हैं कि हम लोग आपको हायर कर रहे हैं टेक्निकल जॉब के लिए, राइट। नॉन टेक्निकल ये आपको इनिशियली आपको हर कंपनी कंफर्म करेगी, बट आपको ये बता देगी कि आपका ये टेक्निकल जॉब है। बट टेक्निकल के अंदर आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी रहेगी ये कभी क्लियर नहीं करती, वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक लास्ट कंपनी थी, तो उसके अंदर क्या होता था कि आपको हायर तो कर लिया, अब उसके बाद में आपकी इंटरनल ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग के बाद में आपके टेस्ट होते थे। अगर आपके टेस्ट के अंदर आपने काफी अच्छा परफॉर्म करा तो आपको एक बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी मिलेगी, अगर आपने नॉर्मल परफॉर्म करा तो आपको नॉर्मल टेक्नोलॉजी मिलेगी। बट अगर आपने बहुत ही बुरा परफॉर्म करा तो आपके पास दो ऑप्शन है, टेस्टिंग टीम ज्वाइन कर लो, टेस्टिंग टीम नहीं ज्वाइन करनी तो आप अपने डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हो, और जो आपका स्टाइफंड है वो तो मंथली मिलता रहता है, इंटर्नशिप का पैसा बोल दो, स्टाइफंड बोल दो, और आप लोग जा सकते हो, आपको एक्सपीरियंस लेटर डेफिनेटली उसका मिल जाएगा। इस तरीके से होता है। अच्छा, तो सर आपने जैसे बताया था आप कंपनी की तरफ से हायरिंग करने भी गए थे, ठीक है, तो सर आप उस टाइम मतलब फ्रेशर्स में आप कौन सी चीजें ऐसे देखते देखते थे कि जिससे आप हायरिंग करते थे, मतलब बच्चों को क्या क्वालिटीज देखते थे उनमें? राइट, सो देखो, जब भी हम लोग हायरिंग करने जाते हैं तो हमें नहीं पता होता हायरिंग करने वाले बंदों को कि जिस बंदे का मैं इंटरव्यू ले रहा हूं वो किस टीम के अंदर जाने वाला है, किस टेक्नोलॉजी के अंदर जाने वाला है, कहाँ पे उसको काम करना है, किस, इवन मुझे ये भी नहीं पता रहता, मुझे आपको जो भी हायरिंग करता है, कि कौन सी ब्रांच के अंदर जाने वाला है, वो मेरी हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा किस ब्रांच में जाएगा, कुछ पता नहीं रहता, राइट। बस हमें ये पता रहता है टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इतना पता रहता है। हाँ, अगेन मैं यहाँ पे एक चीज को रेक्टिफाई करूंगा कि डिपेंड करता है कंपनी साइज। अगर आपकी कंपनी के अंदर एक ही ब्रांच है, एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे काम करे तो अलग बात है। मैं वहां पे उस कंपनी की बात कर रहा हूं जहां पे ठीक ठाक लोग हैं, 3-4 ऑफिसेज हैं, खूब सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, राइट। सो उसके अंदर हमें नहीं पता रहता, तो हमारा फोकस रहता है लॉजिकल क्वेश्चंस, डेटा स्ट्रक्चर, और अगर वो स्पेसिफिकली बोल दे कि मुझे ये वाली टेक्नोलॉजी आती है, फॉर एग्जाम्पल उसने जावा बोल दिया, राइट, और या फिर C++ बोल दिया, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पुटअप कर लूंगा।
हाँ ये चीज अलग है अच्छा। कि जब उस बंदे ने मेरे हिसाब से सब आंसर दे दिए, मान लो डाटा स्ट्रक्चर के भी खूब ठीक ठाक आंसर दे दिए, और मुझे हाँ। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर लग गए, और लॉजिकल स्किल्स भी मुझे बेटर लग गए। अब मेरा थोड़ा सा मजे लेने का मन कर रहा है, तो फिर मैं उससे कुछ भी पूछ लूंगा, क्योंकि वो पहले सिलेक्टेड है। ऐसा नहीं वो सिलेक्टेड नहीं है, वो पहले सिलेक्टेड होता है। हम लोग जो जांच करना होता है, हम लोग जस्ट उसको ये स्ट्रेच करते हैं कि कहां तक है बंदा, कितना पानी के अंदर है, बस हम लोग उसके लिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब फिर उसका आंसर देता है नहीं देता वो मैटर नहीं करता, बट वो सिलेक्ट हो जाता है। बट हाँ, कभी भी हमें ये नहीं बोला जाता किसी एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो। जब टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं तो एक्सपीरियंस बंदों के ऊपर ही आते हैं, फ्रेशर्स के ऊपर नहीं आते। तो सर जैसे कि बोलते हैं कि सॉफ्ट स्किल के बारे में कि सॉफ्ट स्किल बहुत मैटर करता है कंपनीज में, तो सर आपके अकॉर्डिंग इसके क्या इंपॉर्टेंस है सॉफ्ट स्किल की कंपनीज में? देखो, मैं बोलूंगा सॉफ्ट स्किल्स टेक्निकल स्किल्स जितनी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कम भी नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। मान लो जस्ट आप एक मीटिंग के अंदर हो जिसके अंदर क्लाइंट भी इन्वॉल्व करता है, राइट। सो क्लाइंट जब होता है तो क्लाइंट, देखो हम कहते हैं ना ग्राहक भगवान के बराबर होता है, अगर हम लोग नॉर्मल शॉप भी कर रहे हैं, राइट। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वेल डिसिप्लिन रहें। तो उस टाइम के ऊपर ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर दें। तो सॉफ्ट स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम एक दूसरे को ब्लेम ना करें। अगर हमें क्लाइंट हमें कुछ बोल रहा है तो उसको कितने तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। थोड़े बहुत उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करते हैं। सम टाइम उसके अंदर बिहेवियर भी मैटर करता है, कैसा बिहेवियर करता है। और हम लोग थोड़ा सा खुद को क्लीन रख सकते हैं, बेटर कह सकते हैं, क्लोज रख सकते हैं। चाहे टी शर्ट पहने, डजेंट मैटर। आज के दिन में थोड़ा कुछ एक टाइम पहले बोलते थे कि भाई तुम टी शर्ट मत पहनो, फॉर्मल्स के अंदर आओ। आजकल क्या हो गया कि आप लोग क्लीन रहो, राइट। कपड़े आपके क्लीन होनी चाहिए, डजेंट मैटर आप टी शर्ट पहन रहे हो, कैसे पहन रहे हो। थोड़े से कोशिश करो कि गुड लुकिंग दिखो। गुड लुकिंग मतलब ऐसा नहीं कि भाई सारे गोरे ही होने चाहिए, ऐसा नहीं, बट कोशिश करो कि बेटर रहो, राइट। कलर तो डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, इट डजंट स्पेसिफिक। बट हाँ, कि हम लोग थोड़ा सा वेल बिहेव करने की कोशिश करें, यही रहता है। अगर ये चीजें हम लोग करते हैं तो हम लोग इनको सॉफ्ट स्किल में काउंट कर लेते हैं, और डेफिनेटली ये मैटर करती हैं। यही एक क्राइटेरिया होता है जहां पे आपको एचआर रिजेक्ट कर सकता है। अदरवाइज टेक्निकल स्किल्स ऐसी कुछ नहीं होती जहां पे आपको एचआर रिजेक्ट करेगा। तो सर जैसे कि कंपनीज में सर रिज्यूमे भी बहुत मैटर रखता है, तो सर आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से रिज्यूम वगैरह हम लोग डिजाइन कर सकते हैं अच्छा सा और बहुत इफेक्टिव रिज्यूम हो? देखो, रिज्यूमे डेफिनेटली मैटर करता है। मैं उसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा। कुछ एआई टूल्स हैं, आप वो यूज कर सकते हो। कुछ साइट्स हैं, मैं एक साइट का नाम बताऊंगा आपको, जिसको मैंने कुछ लोगों को रेफर भी करा है। कुछ लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं। रिज्यूमर प्रो करके है, वो आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन वगैरह के अंदर भी डाल सकते हो। या बट देखो, जितना आप रिज्यूमे सिंपल रखोगे ना, उतना आपके लिए बेटर है, राइट। बिकॉज और जो स्किल्स होते हैं उनको ना आप एक अलग से कहीं ना कहीं दिखाओ। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग रिज्यूमे चेक करते हैं ना, अब इंटरव्यू हम लोग एक लोग का नहीं लेते, एक बार में हो सकता है हम लोग 10 का, 20 का, 50 का ले रहे होते हैं। अब पूरा रिज्यूमे नहीं पढ़ा जाता। आप लोग बोलते हो कि मैंने रिज्यूमे 4 पेज का बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बट यार आप ये देखो 4 पेज, एक आपके लिए 4 पेज हैं, बट जो इंटरव्यू लेने वाला अगर उसने 20 लोगों का इंटरव्यू लिया तो कितने सारे पेजेस, 80 पेजेस हो गए। अब 80 पेजेस थोड़ी पढ़ने बैठेगा वो। तो जो अपने स्किल्स है ना, उसको किसी कॉर्नर के अंदर अलग से हाईलाइट करके रख दो, कॉर्नर में, ऊपर, कहीं अलग से, कहीं भी रिज्यूमे के अंदर अलग से हाईलाइट करके रख दो। हम लोग ये देख लेंगे भाई इसकी बंदे की ये स्किल्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे, दैट्स ऑल। बस रिज्यूमे सिंपल रखो, और कोशिश करो रिज्यूमे के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स पकड़ी गई ना, तो फिर हम लोगों को लगता है कि यार ये बंदा क्लाइंट को मेल लिखने बैठा ना, तो भाई क्लेश मचा देगा। अच्छा। हाँ, तो राइट, क्योंकि बहुत बार क्लाइंट को मेल लिखना पड़ जाता है। क्लाइंट को मेल लिख दिया और उसके अंदर भाई अर्थ का अनर्थ कर दिया ना, तो फिर कुछ भी हो जाएगा। हाँ, सर तो क्या आप कोई गाइडेंस देना चाहेंगे या रोड मैप बताना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो कि अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है? देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, सेकंड ईयर के अंदर हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो आपका यूजली कॉलेज का करिकुलम है वो आप फॉलो करो। ज़्यादा टेंशन मत लो, नहीं तो सर फट जाएगा, राइट। जब आप थर्ड ईयर के अंदर हो जाते हो, तो आप अपनी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, कोई भी एक, उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करो, उसके अंदर लॉजिकल स्किल्स फॉलो करो, वो आप अच्छे से करो, ठीक है।
अपना जो प्रोजेक्ट अच्छा। बनाना चाहते हो वो अच्छे से बनाओ, ना कि दिखाने के लिए। बट अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो उसके अंदर छोटे छोटे खूब सारे प्रोग्राम्स ऐड होते हैं, उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, राइट। उसके लिए बढ़ो। जैसे आप फोर्थ ईयर के अंदर हो जाते हो तो इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर लो। इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर क्या चीजें पूछी जा रही हैं, कितना पैसा मिल रहा है, कौन कौन सी कंपनी अच्छा पैकेज दे रही है, कौन सी कंपनी अच्छा पैकेज नहीं दे रही है। इस तरीके से करो, राइट। जब आपका फोर्थ ईयर आता है तो लास्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड लास्ट सेमेस्टर उसके अंदर कोशिश करो कि आपको जॉब मिल जाए। ई लिटमस का एग्जाम देना है, हैकर अर्थ का देना है, एमकैट का देना है, उसके अंदर दे लो, जॉब ले लो। एक बार जब आप कॉलेज से पास आउट हो गए ना और आपके हाथ में जॉब नहीं है तो थोड़ा सा आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो। और अगर कॉलेज के पास आउट होने के बाद में आपका एक साल निकल गया तो आप सीरियसली डेडली डिमोटिवेट हो जाओगे, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो बेटर है कि कॉलेज टाइम के अंदर ही लास्ट ईयर में जॉब ले लो, उससे पहले आपकी प्रिपरेशन करते रहो। थर्ड ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर मैंने आपको बता दिया, ज्यादा से ज्यादा टाइम मत लो। हाँ, ये मैटर मत रखो कि स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या सैलरी मिल रही है, कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। अगर आपको कम मिल रही है कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग कर लो। आपको बेटर सैलरी वाली इंटरव्यूज देते रहो, जब आपको बेटर सैलरी वाली जो मिले उसको ज्वाइन कर लो, एक्सपीरियंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो और धीरे धीरे एक टाइम की लगता है कि मेरी इनिशियली सैलरी कम है तो बाद में मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। डोंट वरी, आप एक जॉब जब आप एक्सपीरियंस ले लो उसके बाद में आप जल्दी स्विच कर लो, हायर सैलरी की डिमांड कर लो अगर आपके स्किल सेट अच्छे हैं तो। बट हाँ, ऐसे कभी परेशान मत होना और कभी भी ये गलती यार मत करो कि ना एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के पीछे भागते रहो। आजकल पता है क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं यूजुअली कुछ लोगों को बोलता था रिएक्ट के ऊपर फोकस मत करो। रिएक्ट ना, आई डोंट नो कि आपके यहाँ पे कितनी है, बट दिल्ली एनसीआर के अंदर ना रिएक्ट कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के ना सर के ऊपर बैठ गई थी। रिएक्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ेंगे। हाँ सीरियसली, ठीक है, अलग से ट्रेनिंग वगैरह ले रहे। रिएक्ट ठीक है पढ़ी, 3-4 साल रिएक्ट खूब चली, अब नेक्स्ट जीएस आ गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। हाँ, अब वो नेक्स्ट जीएस अलग से पढ़ रहे हैं, उसके अलग से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसा मत करो। देखो, आपको रिएक्ट में काम करवाना है, नेक्स्ट जीएस में काम करवाना है, एंगुलर में काम करवाना है, लारावेल में, किस में काम करवाना है वो कंपनी डिसाइड करेगी। आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो। आपको नहीं पता आप किस कंपनी में, अब पता चला आप ऐसी कंपनी के अंदर चल गए जिसके अंदर वो रिएक्ट पे काम ही नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे, राइट। आप जिसके ऊपर लगा, तो बेटर ये है ना कि आप अपने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्किल्स, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करो, किसी भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क के पीछे मत भागो। सर आपने एक वर्ड यूज किया लारावेल, तो सर लारावेल लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? लारावेल एक फ्रेमवर्क है, लैंग्वेज नहीं है। सो PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मुझे लगता है ना कुछ लोग इसको बहुत प्यार करते हैं और कुछ लोग इसको हेट भी करते हैं। अब हेट करने का रीजन मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर पैसा थोड़ा कम है, या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर पैसा कम है। अच्छा। प्यार करने का रीजन ये है कि इसके अंदर जॉब्स खूब सारी हैं। जो छोटी MNCs होती हैं, छोटी या फिर जो जस्ट MNCs बनी है, जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर नहीं होती, वो इस टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करती हैं। बट जो बड़ी कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, वो थोड़ा कम यूज करती हैं। धीरे धीरे यूज करना बढ़ रहा है इसका, बट बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए लोग हेट इसलिए करते हैं कि इसके अंदर उनको सैलरी ज्यादा नहीं मिल रही है, और लव इसलिए करते हैं कि बट उनको जॉब तो मिल रही है, थोड़ा कम पे स्केल के ऊपर मिल रही है, बट जॉब मिल रही है, इसी वजह से, राइट। सो लारावेल इसका एक फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, किसी टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे PHP के अंदर उन्होंने क्या करा, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस बना दिए, कुछ फीचर्स बना दिए, जैसे कि डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो PHP में कनेक्ट करोगे आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, लारावेल के अंदर एक लाइन का कोड करो, आपका डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो हाँ, तो हमेशा फ्रेमवर्क का काम ही ये होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को इनहांस करना, ये उसका फीचर होता है। सो लारावेल भी यही कर रहा है, PHP के फीचर्स को इनहांस कर देता है, अच्छा कर देता है, जिससे आप प्रोजेक्ट जल्दी बना पाते हो, कम टाइम के अंदर बना पाते हो, और आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, बिकॉज आपको लाइन ऑफ कोड कम लिखा होता है। जब कोई एक ये कंपनी है, PHP ने खुद ने फ्रेमवर्क नहीं बनाया, वो एक अलग कंपनी ने फ्रेमवर्क बना रखा है, तो इस तरीके से कोड को लिखते हैं, इस तरीके से फ्रेमवर्क को डिजाइन करते हैं कि आपकी जो प्रोजेक्ट की स्पीड है ना, परफॉर्मेंस है, वो अच्छी रहती है हमेशा। सर तो लारावेल फ्रेमवर्क के ऊपर आपकी भी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे? हाँ, मेरी भी प्लेलिस्ट है। लारावेल के हर साल वर्जन्स रिलीज होते हैं, जैसे आईफोन होता है ना, हर साल सितंबर अक्टूबर के अंदर एक न्यू वर्जन निकाल देता है, तो वैसे भी लारावेल क्या करता है, फरवरी मार्च के अंदर एक अलग से वर्जन निकाल देता है, न्यू वर्जन निकाल देता है। अब इसका कभी ये मतलब नहीं होता कि जो पुराने वाले वर्जन है वो यूजलेस हो गए हैं, बट उसके अंदर कुछ
फीचर्स को एड ऑन कर देता है, उसी तरीके से निकालता है। हाँ, सो मैंने आई गेस लारावेल 9 के ऊपर, हाँ या 9 के ऊपर एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 10 के ऊपर मैंने नहीं बनाई बिकॉज बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे। 11 के अंदर मुझे काफी ज्यादा चेंजेस दिखेंगे तो मैं बनाऊंगा डेफिनेटली। व्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं उसके ऊपर, ये एक अच्छी चीज है, बट हाँ काफी लोगों को हेल्प मिल रही है वहां से। तो सर आपने इंजीनियरिंग यूथ्स के लिए तो बहुत अच्छा मैसेज दिया, और सर एक कॉमन मैसेज देना चाहेंगे सभी व्यूअर्स के लिए? हाँ ऑल राइट, सो देखो कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास नहीं है, दूसरों के पास कुछ चीजें हैं, मेरे पास आज कम है, किसी के पास ज्यादा है। तो ये टाइम बदलता रहता है, ये कभी मेरे साथ भी होता था, किसी और के साथ भी होता था कि मेरी सैलरी कम है, किसी और की सैलरी ज्यादा है। तो जैसे एक जॉब चेंज होती है तो हमारी सैलरी ज्यादा हो जाती है, उनकी कम हो जाती है, फिर वो जॉब चेंज करते हैं तो उनकी बढ़ जाती है, राइट। सो अगर आपको कंपेयर करना है तो खुद से कंपेयर करो, उससे क्या रहेगी, आप खुद के अंदर इंप्रूवमेंट कर पाओगे। दूसरों से कंपेयर करोगे तो वो चीज ठीक नहीं है। सेकंड चीज, मोटिवेशन एक बहुत अच्छी चीज है, बट मोटिवेशन से बेटर ये है कि आप डिसिप्लिन रहो। मोटिवेशन में भी टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, वो एक अलग चीज है, बट जो डिसिप्लिन होगा वो हमेशा परमानेंट ही रहता है। डिसिप्लिन का मतलब कभी ये नहीं रहना कि बिल्कुल एकदम फौजी की जैसे खड़े रहना है, वो वाली बात नहीं है, बट जो आप कर रहे हो उसको रेगुलरली करते रहो, उसका रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। आज मिल गया, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, बट आएगा डेफिनेटली। डिसिप्लिन रहो, दैट्स ऑल। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत से यूजफुल मैसेजेस मिले, इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, कैसे प्लेसमेंट्स लगता है, रिज्यूमे क्या मैटर करता है। सर थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बनने के लिए। या श्योर वसंत, थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए। उम्मीद है आपको इस एपिसोड से बहुत से इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, और ऐसे ही पॉडकास्ट एपिसोड्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।